2 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। गुड मॉर्निंग शीतल। शीतल आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? माइक खोल करके बोल दो। ओके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने अपना जो टॉपिक देखा था, तो कल हम लोगों ने मुगल से स्टार्ट किया था, है ना। कल हम लोगों ने मुगल स्टार्ट किया था, मुगल सल्तनत। और हमने देखा था कि किस तरीके से, अच्छा आपको बोर्ड में तो दिख रहा है ना, बोर्ड ज्यादा चमक तो नहीं रहा है, बता देना जैसा भी हो, ठीक है। माइक खोल करके बोल दिया करो अगर कोई समस्या हुआ करे, क्योंकि मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो चैट नहीं देख पाता। तो माइक अपना ऑन करके और बोल दिया करो, और उसके बाद फिर माइक बंद कर दिया करो। तो अगर बताना अगर बोर्ड चमक रहा हो तो हम लोगों ने जो परसों की क्लास में स्टार्ट की थी, वो हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा था। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने जितनी भी डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, वो सारी हमने डायनेस्टीज की बात कर ली थी। उसमें हम लोगों ने गुलाम वंश पढ़ लिया था, खिलजी पढ़ लिया था, तुगलक पढ़ लिया था, सैयद और लोधी। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत, या मैं कह दूं कि एक मुगल जहां से काल स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनमें से पहला जो अफगान डायनेस्टी अगर हम देखें, है ना, कोई जो अफगानीज हैं, उन्होंने जो भी डायनेस्टी की स्थापना की है वो पहले हैं लोधीज। तो दिल्ली सल्तनत में जो लोधी वंश था, वो पहला इस्लामिक डायनेस्टी था, है ना। पहला जो इस्लाम वंश है वो था लोधीज, जो कि अफगानीज थे। उसी तरीके से एक अफगान वंश हम देखेंगे मुगल काल के दौरान, ठीक है। और वो कौन सा है? वो है सूर्यवंश, जिसकी स्थापना की शेरशाह सूरी ने। तो हम लोगों ने उस दिन दिल्ली सल्तनत हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। कल हम लोगों ने मुगल काल कंप्लीट कर लिया। मुगल में हम लोगों ने क्रम से पूरा देखा। बाबर, जिसने कि जो प्रथम अफगान वंश था, जिसे हम लोधीज कहते हैं, लोधीज को समाप्त करके पानीपत के प्रथम युद्ध में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधीज को समाप्त करके उसने क्या किया? बाबर ने अपनी एक डायनेस्टी, नई जो वंश है उसकी स्थापना की, और उस वंश को हमने कहा मुगल वंश, ठीक है, मुगल डायनेस्टी। तो मुगल डायनेस्टी का संस्थापक हो गया बाबर। बाबर में हम लोगों ने देखा उसके मुख्य मुख्य 4 वॉर देख लिया हम लोगों ने बाबर के, है ना। पानीपत देख लिया हमने, खानवा देख लिया हमने, चंदेरी का युद्ध देख लिया, और फिर हमने अफगानों के साथ एक युद्ध देखा उसका 1529 में। फिर हमने देखा कि 1530 में उसकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद उसका जो बड़ा पुत्र है हुमायूं, वो गद्दी पर बैठता है। हुमायूं का जो पूरा शासन है वो कंसोलिडेट हो नहीं पाया, है ना, वो बहुत ज्यादा सशक्त हो नहीं पाया। वो अपने पिता का एक बहुत ही देखा जाए तो पिता से जो उसको उत्तराधिकार में शासन मिला, वो शासन बड़ा ही असंगठित तौर पर था। भाई वो जैसे ही उसने जीता और जीत करके उसको संगठित कर नहीं पाया, उससे पहले मृत्यु हो गई इसकी, और वैसा ही साम्राज्य मिला हुमायूं को। तो स्वाभाविक सी बात है कि हुमायूं का जो साम्राज्य है वो भी बहुत अभी बिखरा हुआ था। तो हुमायूं की गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले 1532 में ही उसने, है ना, 1532 में ही उसने उसने लोधी, जो इब्राहिम लोधी है, उसके ही कजिन ब्रदर से इसको युद्ध लड़ना पड़ा, जिसे हम कहते हैं महमूद खां लोधी। और इसी महमूद खां लोधी का ही साथ दिया था शेरशाह ने। तो आज की क्लास में हम लोग शेरशाह के बारे में भी बात स्टार्ट करेंगे, सूरवंश को भी हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो शेरशाह सूरी ने पहली बार जो मुगलों के अगेंस्ट जाकर के जो कोई युद्ध लड़ा, वो था ये 1532 वाला, जिसमें उसने महमूद लोधी, महमूद खां का साथ दिया था, जो कि अफगान शासक ही था। खैर उस युद्ध में जैसे हम ठीक है, उस युद्ध में जो पराजय है, अफगानों की पराजय हो गई। और उसके बाद 1532 में ही शेरशाह और हुमायूं के बीच में जो चुनार का किला है, चुनार की संधि होती है। और यही हुमायूं की एक सबसे बड़ी हार, सबसे बड़ी मैं कह दूं एक उसकी, उसने दूरदर्शिता का यहाँ पे परिचय नहीं दिया, क्योंकि ये वो समय था जब शेरशाह अभी बहुत सशक्त नहीं हुआ था। हुमायूं चाहता तो यहाँ पर शेरशाह को समाप्त कर सकता था, लेकिन हुमायूं ने 1532 में शेरशाह
के साथ संधि करके शेर शाह को और वक्त दे दिया अपने आप को मजबूत करने का, और इसी को उसको खामियाजा भविष्य में भुगतना पड़ा। ठीक है, फिर 1532 के बाद हम लोगों ने कल बात की थी, यहाँ पर तो देखिए चुनार की संधि हुई है, चुनार की संधि हुई है किसके साथ? शेर शाह के साथ हुमायूं की। और ये हुमायूं की बहुत अगर हम कह दें कि गलती थी बहुत बड़ी। 1539 में फिर जो हुमायूं है, हुमायूं और शेर शाह के बीच में चौसा युद्ध हो रहा है ना, और इस चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय होती है शेर शाह से, और फाइनली 1540 में ही एक और युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध, या इसी को हम लोग कन्नौज का युद्ध भी बोल देते हैं। और इस कन्नौज के युद्ध में शेर शाह की अंतिम रूप से शेर शाह की जीत हुई है ना, और हुमायूं क्या है फाइनली वही पराजित हो गया, और 1540 में हुमायूं भारत छोड़ करके ईरान भाग गया है ना। तो हम देखते हैं कि 1526 में मुगल वंश की स्थापना हो रही है, और 1540 में मुगल वंश समाप्त हो जा रहा है, और मुगल वंश के स्थान पर एक नया वंश जिसको हम कहते हैं सूर्यवंश, ये सूर्यवंश की स्थापना हो जा रही है। हम लोग सूर्यवंश की बात करेंगे, उसके बाद फिर लेटर मुगल्स की बात करेंगे, यानी कि औरंगजेब के बाद के जो भी मुगल शासक आए। तो हमने देखा कि 1540 ईस्वी में सूर्यवंश की स्थापना हुई, और ये सूर्यवंश 1540 से लेकर के 1555 एडी तक चलता है। 1540 से लेकर 1555 तक सूर्यवंश चलता है। तो यहाँ पर 1540 में मुगल वंश की समाप्ति हुई, सूर्यवंश की स्थापना हो गई, और सूर्यवंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है इस सूर्यवंश का संस्थापक है। तो अब हम लोग थोड़ी सी बातें कुछ शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर ये भी जरूरी है देखना। आइए बात करते हैं हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी, देखिए शेरशाह सूरी एक अफगान व्यक्ति है। इसके जो दादा थे, इसके जो पूर्वज थे, ये अफगानिस्तान वाले एरिया से ही भारत में आते हैं। तो यहाँ पर उस समय के जो मुगल्स थे, जो इस्लाम धर्म मानने वाले थे, वो इन अफगानों को इतना प्योर मुस्लिम नहीं मानते थे, है ना। तो इनको इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। खैर, लेकिन फिर भी इसके पूर्वज आते हैं, और धीरे धीरे बिहार वाले क्षेत्र में ये जो बिहार का सूबेदार था उसके यहाँ सर्विस करने लगते हैं, जॉब करने लगते हैं, और धीरे धीरे करके वहां पर ये अच्छे स्तर पर पहुंच जाते हैं। तो शेर शाह के पिता का नाम था हसन खां। शेर शाह के पिता का क्या नाम था? हसन खां। और जो हसन खां है, जो इसके पिता हसन खां है, ये बिहार का एक क्षेत्र है सासाराम। उस सासाराम की जो जागीरदारी है वो मिल जाती है हसन खां को, है ना। देखिए पूरा बिहार बिहार के अंतर्गत का क्षेत्र है, और बिहार का उस समय जो दक्षिण बिहार का सूबेदार था वो था बहार खां लोहानी। तो बहार खां लोहानी के ही अधीन, है ना, बहार खां लोहानी के ही ये अधीन थे हसन खां, और बहार खां लोहानी ने हसन खां को सासाराम की जागीरदारी भी दी थी। तो सासाराम के ये जागीरदार थे, और किसके अंडर में थे? बहार खां लोहानी, जो कि बिहार का सूबेदार था। और बिहार भी प्रोविंस किसका था? मुगल वंश का। ठीक है, तो अब हसन खां लोहानी के यहाँ शेरशाह सूरी का जन्म होता है। इसके जन्म के जो ईयर है उसके बारे में डिस्प्यूट है। कुछ इतिहासकार तो इसका जन्म बताते हैं 1472 ईस्वी, और कुछ इतिहासकार इसका जन्म बताते हैं 1483 ईस्वी। जैसे कि अगर हम बात करें, परमात्मा शरण इतिहासकार हैं, परमात्मा शरण ये आपसे एग्जाम में पूछा आता है। जो इतिहासकार परमात्मा शरण है वो शेरशाह का जन्म ईयर बताते हैं 1472, और एक इतिहासकार हैं डॉक्टर कानून गो। डॉक्टर कानून गो, ये कानून गो शेरशाह का जन्म का जो वर्ष है वो बताते हैं 1483 ईस्वी। इसलिए इसके डेट ईयर के बर्थ ईयर के बारे में काफी डिस्प्यूट है। तो अगर एग्जाम में कभी सीधे परमात्मा शरण या कानून गो लिख करके दे दे कि डॉक्टर कानून गो के अनुसार शेरशाह का जन्म कब हुआ था, तब आपको बताना है। क्लियर? बाकी इसके जन्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे नहीं जाते कभी। अब इसका सासाराम इसका जन्म हुआ 1472 1483 इसमें जन्म हुआ। जन्म के समय अगर हम देखें कि इसके जो पिता हैं, इसके पिता की 4 शादियां हुई थी, है ना। हसन खां की 4 शादियां थी, और 4 शादियों में से 8 पुत्र थे उनके, जिनमें से जो सबसे पहली जो पत्नी थी उन्हीं के पुत्र थे शेरशाह। और इस शेरशाह का जो शुरुआती नाम था वो था फरीद खान। शेरशाह का शुरुआती नाम क्या था? फरीद खान। तो इनके जो पिता हैं, इनकी जो ज्यादा झुकाव था वो अपनी जो चौथी पत्नी थी
तो छोटी पत्नी उसकी और उसके पुत्रों की ओर थी। तो वो फरीद खां के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे थे नहीं ना, पिता पुत्र दोनों के मध्य संबंध बहुत अच्छे थे नहीं। इस वजह से फरीद खां बहुत ही अपनी चाइल्डहुड एज में ही, लगभग 14 वर्ष की आयु अवस्था में ही फरीद खां अपने घर से निकल करके और जौनपुर चले जाते हैं। ठीक है, तो जो फरीद है ये अपने घर सासाराम को छोड़ करके, क्योंकि पिता के साथ संबंध अच्छे थे नहीं, तो ये जौनपुर चला था और जौनपुर में ही फरीद का बहुत सी शिक्षाएं ग्रहण करता है, बहुत सी भाषाएं वहां ग्रहण करता है, फारसी भी सीखता है, अरबी भी सीखता है ना, और भी बहुत सारे जो विषय हैं उनका ज्ञान प्राप्त करता है। तो फरीद खां काफी अच्छे तरीके से एजुकेटेड था। और इस फरीद खां का प्रभाव जो जौनपुर का सूबेदार था, जौनपुर का मैं कह दूं जो जागीरदार था, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव था। बशर्ते कुछ समय के बाद जो फरीद खां है ये पहुंच जाता है बहार खां लोहानी के पास। बहार खां भाई जब ये एजुकेटेड हो जाता है अच्छे तरीके से, है ना, तो इसको राजनीति वगैरह का भी अच्छा ज्ञान था, युद्ध नीति का भी अच्छा ज्ञान था। तो कुछ समय के पश्चात ये बहार खां लोहानी की शरण में चला आता है। ये बहार खां लोहानी कौन है? ये दक्षिण बिहार का सूबेदार है, दक्षिण बिहार का सूबेदार है ये। और किसके अधीन है ये? तो ये है हुमायूं, मैं कहता हूँ कि जो दिल्ली सल्तनत है उसी के अधीन है। ये समय चल रहा है लगभग 1526 के आसपास का, है ना, 1514 से लेकर के सॉरी 1526 कह रहा हूँ मैं, 1514 से लेकर के 1516 के बीच का ये समय है। 1483 में भाई घर से निकलता है जॉन, सॉरी 1483 उसका जन्म हुआ। 14-15 वर्ष की आयु में लगभग 1493 97-98 के आसपास से जौनपुर जाता है, वहां शिक्षा ग्रहण करता है और फिर वहां पर 7-8 साल रहता है और उसके बाद लगभग 1510-1515 के आसपास ये आ जाता है बहार खां लोहानी के पास। बहार खां लोहानी, अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेर शाह को, या मैं कह दूं जो फरीद है, अभी तो देखिए इसका नाम फरीद ही है, फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी? फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी? तो देखिए इसी समय की बात है, 1514 1516, बार बार मेरे मुंह से 14 निकल जा रहा है, आपको 1514 1516 याद रखना है। 1514 से 1516 के बीच की ही ये बात है कि जब ये बहार खां लोहानी के यहाँ जब नियुक्त था, उसके अधीन ये काम कर रहा था, तो उसी समय इसने एक शेर को मार दिया था, क्योंकि बहार खां लोहानी ने इसको अपने पुत्र का संरक्षक नियुक्त कर रखा था। तो इसने अकेले ही एक शेर को मारा हुआ था, शेर का शिकार किया था। तो उसी से प्रभावित होकर के बहार खां लोहानी ने इसको नाम दे दिया शेर खां, और अब यहाँ से ये शेर खां के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कुछ समय के बाद इसी बहार खां लोहानी के द्वारा ही फरीद और हसन खां यानी पिता पुत्र के बीच में समझौता कराया जाता है, इनके बीच के जो रिलेशंस हैं वो सही कराए जाते हैं। और अब 1516 में जो फरीद है या जो शेर खां है ये अपने पिता के साथ सासाराम चला आता है ना, अपनी जागीर में चला आता है। तो 1516 में ये जो फरीद है ये कहाँ गया? ये सासाराम लौट आया। और 1516 से लेकर के और ये वही 1523-24 तक, है ना, अगले 6-7 साल तक ये अपने पिता के साथ ही, पिता की जागीर में ही उनको सपोर्ट कर रहा होता है, उनके साथ ही, मतलब अपनी जो जागीर है उसका उसका ही मैनेजमेंट वगैरह में भी होता है। लेकिन 1524 आते आते जो फरीद है, फरीद का इसके जो कजिन्स हैं उनके साथ भी डिस्प्यूट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और क्योंकि जो पिता है उनका जो झुकाव था वो छोटे भाइयों की ओर ज्यादा था, कजिन्स मैं कह रहा हूँ, इसके जो छोटे भाई थे, है ना, जो चौथी जो पत्नी थी, तीसरी चौथी पत्नी, उसके बेटों के साथ फरीद का जो डिस्प्यूट है वो बढ़ जाता है। और इसके कारण हसन खां और फरीद खां के बीच में फिर से झगड़ा बढ़ जाता है ना, फिर से मनमुटाव बढ़ जाता है। और इससे रुष्ट होकर के फरीद का वहां से सासाराम से निकल करके और वापस से दिल्ली के क्षेत्र में आता है। अब देखिए ये समय चल रहा है 1524 से 25 का, और यही वो दौर है जब बाबर भी भारत में आने की पूरी प्लानिंग कर रहा है ना, क्योंकि 1526 में बाबर भारत एंटर करेगा। तो जब ये यहाँ से, अब इसको अच्छी तरीके से, क्योंकि इसने 5-6 साल तो अपने जो पिता की जागीर है उसमें भी इसने काम किया हुआ है, तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन का भी अच्छा नॉलेज हो चुका है। तो अब ये 1524-25 में दिल्ली वाले क्षेत्र में आता है। तो कुछ समय तक दिल्ली सल्तनत के जो बाद के उत्तरवर्ती जो शासक हैं उनके यहाँ भी इसमें जॉब करता है ना, इब्राहिम लोदी के पास भी कुछ समय रहता है। और उसके बाद जब 1526 में बाबर भारत आता है और इब्राहिम लोदी को हरा देता है, तो अब ये देखता है कि यार मुगल्स की जो युद्ध नीतियां हैं, जो टैक्टिक्स हैं, वो काफी अच्छी हैं।
तो उनसे ये प्रभावित होता है और ये सोचता भी है कि क्यों ना मैं मुगल्स को ज्वाइन कर लूं और इनसे जो इनकी टैक्टिक्स हैं, जो इनकी जो युद्ध नीतियां वगैरह हैं, वो मैं सीख लूं। तो ये अब 1526 से ही ये बाबर के साथ जुड़ने का प्रयास करने लगता है। फाइनली 1528 में, मतलब फाइनली ये 1526 से 27 के बीच में ये बाबर के साथ या जो मुगल सेना है उसके साथ ये जुड़ जाता है ना। और 1528 ईस्वी में एक युद्ध होता है चंदेरी का। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध होता है जो कि मेदिनी राय के साथ होता है बाबर का। और इसका ये बाबर का ही तीसरा युद्ध है। 26 में हुआ, 27 में हुआ और फिर 28 में, ये बाबर का तीसरा युद्ध है। तो इस चंदेरी के युद्ध में ही बाबर के साथ ही शेर शाह भी लड़ा था। बाबर प्लस शेरशाह, हाँ, बाबर के साथ शेरशाह भी लड़ा था। किससे? मेदिनी राय से। तो यहाँ पर जो शेरशाह है वो बाबर की सेना में शामिल हो चुका। और यहीं पर कहा जाता है कि शेरशाह ने इसी युद्ध के दौरान ही एक कथन दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था। और इसने कहा था कि अगर लक ने मेरा, तकदीर ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरे साथ रहा तो मैं बहुत ही इजीली से, बहुत ही सरलता से मैं मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। तो देखा जाए तो इसका कहीं ना कहीं इसके मन में ये भी चल रहा था कि मैं मुगल से, मैं इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सीख लूं, मैं जो युद्ध नीतियां वो सीख लूं, और इस सीखने के बाद फिर मैं मुगल्स के ही अगेंस्ट उसको यूज करूंगा, है ना। तो इसका जो एक दूरदर्शिता वाला, अगर हम देखें कि इसकी जो सोच है वो काफी व्यापक थी, और ये इसी टैक्टिक्स के साथ ये सब चीजें कर रहा था और आगे बढ़ रहा था। खैर 1528 में युद्ध लड़ता है। अब 1528 में ही इसका मुगल्स के साथ भी संबंध खराब होने लगता है। बाबर समझ जाता है कि ये जो अफगान है शेरशाह, ये काफी चालाक है और इसकी जो सोच है वो क्या है। तो बाबर इसको भाग जाता है। कहा जाता है कि बाबर ने हुमायूं को सचेत भी किया था कि ये जो अफगान है शेरशाह, इससे इसका कभी भरोसा मत करना, है ना, और इससे थोड़ा सा सतर्क रहना। पर हुमायूं ने इसको बहुत हल्के में लिया और यही कारण है कि 1532 में, जो मैंने आपको बताया कि महमूद खां का जब शेरशाह ने साथ दिया था और 1532 में हुमायूं ने महमूद खां को हरा दिया था, तो तब भी इसने शेरशाह के साथ चुनाव की संधि कर ली, जबकि इसको वहां पर शेरशाह को पूरी तरीके से दबा देना चाहिए था। बशर्ते यहाँ पर ये इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा था बाबर के साथ मिलकर के, और ये मुगल्स की काफी चीजें सीख गया था, एडमिनिस्ट्रेशन भी सीख गया था, युद्ध नीतियां भी सीख गया था, किस तरीके से वो प्रशासन चलाते हैं। तो ये सारी चीजें इसने काफी बढ़िया से सीख ली। अब यहाँ से निकलने के बाद देखिए, अब यहाँ से जब इसने मुगल्स को जब छोड़ा तो ये वापस से बहार खा लोहानी के पास आता है ना। यहाँ से बाबर को छोड़ने के बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा? वापस से दक्षिण बिहार वाले क्षेत्र में पहुंच जाएगा। अब देखिए, अब दक्षिण बिहार में पहुंचने के साथ ही अब यहाँ से इसकी जो किस्मत है वो इसका साथ देना स्टार्ट करती है। अभी तक तो देखिए केवल इधर उधर परेशान है, लेकिन अब इसकी किस्मत साथ देना चालू करेगी। कैसे? क्योंकि अब ये दक्षिण बिहार जब आएगा तो दक्षिण बिहार का जो शासक है बहार खा लोहानी, इस बहार खा लोहानी ने अब तक अपना नामकरण कर लिया है मोहम्मद शाह नाम से ना। बहार का जो लोहानी है उसी ने अपना नामकरण क्या कर लिया है? मोहम्मद शाह। और अब ये जो मोहम्मद शाह है ये दक्षिण बिहार का सूबेदार है। इसने अपने आप को मुगल्स से स्वतंत्र घोषित कर दिया। अभी तक तो ये सूबेदार था, लेकिन इसने बहार खा लोहानी ने अपना नामकरण किया मोहम्मद शाह और अपने आप को मुगल से स्वतंत्र घोषित कर लिया, और दक्षिण बिहार को इसने एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और उसका एक शासक बन गया। लेकिन कुछ ही समय बाद जो मोहम्मद का है, मैं कह दूं बहार का लोहानी है, इसकी मृत्यु हो गई। और जैसे इसकी मृत्यु होती है तो अब शेर खां क्या करता है? फरीद, इसकी मोहम्मद खां की जो वाइफ है, जो विधवा है, जिसका नाम है दूदू बेगम, दूदू बेगम, इस दूदू बेगम से शादी कर लेता है। ठीक है। तो देखिए ये समय क्या चल रहा है जब ये 1528 में बाबर को छोड़ करके और वापस से बिहार आता है ना। वही 1530 का समय एक्चुअली है, 1530 का समय है। तो इस 1530 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई और दूदू बेगम से इसने विवाह कर लिया शेर शाह ने, और ये अब शासक बन गया किसका? दक्षिण बिहार का। जो दक्षिण बिहार वाला क्षेत्र है, एक दक्षिण बिहार का एक तरीके से शासक बन गया। ये हम कह दूं कि अभी इसने अपने आप को शासक घोषित तो नहीं किया, लेकिन ये पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लग गया। और जो बहार खा लोहानी का पुत्र है जलाल खां, जिसका ये संरक्षक भी था, बहार खा लोहानी का जो पुत्र है जलाल खां, इसका चूंकि बहार खा लोहानी ने इसको संरक्षक बनाया हुआ था शेरशाह को,
तो शेर शाह ने एक तरीके से जलाल खां के संरक्षक के रूप में, लेकिन वो नाम का संरक्षक था, बट सारा का सारा जो पावर है वो शेर शाह अपने हाथों में नहीं लगा था। तो इसने पूरे दक्षिण बिहार का जो कंट्रोल है पूरा अपने हाथ में ले लिया, और नाम क्या था कि जलाल खां लोहानी, जलाल खां का ये संरक्षक है। और फिर इसने दूदो बेगम से विवाह कर लिया, और विवाह करके इसकी पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गई, है ना, दक्षिण बिहार वाले क्षेत्र में। अब जो वहाँ के जो कुछ मगधों एलीट क्लास के लोग थे, है ना, कुछ जो मगधों के पैसे वाले लोग थे, जिनका चल रहा था, जिनका थोड़े बिहार के क्षेत्र में, तो उन लोगों ने जलाल खां को शेर शाह के प्रति भड़काया कि इस तरीके तो शेर खां तुम्हारा पूरा जो साम्राज्य है वही हड़प जाएगा। तो अब यहाँ पर जलाल खां को भी ये बात समझ में आती है कि कभी ना कभी ये जो फरीद खां है ये मेरी भी हत्या कर देगा, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो साम्राज्य अपने हाथों में लेना चाह रहा है। तो अब जलाल खां क्या करता है, अपने कुछ सामंतों के साथ निकल करके बंगाल चला जाता है। ठीक है, जलाल खां बंगाल माइग्रेट कर जाएगा, और इसके यहाँ से स्किप करते ही अब शेर खां क्या हो गया, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया। क्योंकि अभी तक तो ये कह रहा था कि मैं जलाल खां का संरक्षक हूँ, लेकिन अब जलाल खां ही छोड़ करके भाग गया कैपिटल। तो अब यहाँ से जो शेर खां है, शेर खां अब अपने आप को बिहार का शासक घोषित कर देता है ना, दक्षिण बिहार का शेर खां शासक घोषित कर देता है। अगले ही साल एक और घटना घटती है। घटना ये थी, 1531-32 की बात है, कि चुनार का किलेदार था। किलेदार होता है जिसके पास किले का पूरा कंट्रोल होता है, यानी कि ये किसी न किसी सूबेदार या सम्राट के अधीन होगा, लेकिन उस किले की पूरी जिम्मेदारी उस किलेदार की होती है। तो एक किलेदार था जिसका नाम था ताज खां। किलेदार है ताज खां, चुनार का किलेदार ताज खां। और इस ताज खां की भी मृत्यु हो जाती है 1531-32 में। देखिए अब यहाँ से शेर खां की किस्मत साथ देना स्टार्ट किया है। तो अब यहाँ पर ताज खां की भी मृत्यु हो गई, और ताज खां की मृत्यु होते ही इसकी बीवी थी जिसका नाम था लाडो बेगम। ताज खां की बीवी लाडो बेगम, इसके साथ भी शेरशाह विवाह कर लेता है। शेर खां क्या कर लिया, इसके साथ भी विवाह कर लिया, और इसके साथ विवाह करते ही जो चुनार का किला है वो भी शेरशाह के कंट्रोल में आ गया। तो अब हम देखेंगे कि शेरशाह के पास दक्षिण बिहार का भी क्षेत्र है, उसके पास चुनार का भी किला पहुंच गया। और ये जो चुनार का किला है ये पूर्वी भारत का, मतलब पूर्वी भारत में जाने के लिए प्रवेश द्वार माना जाता था, और बहुत ही सशक्त किला था ना, बहुत ही अजय दुर्ग माना जाता था चुनार का किला। तो ये काफी ज्यादा अगर हम देखें तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी था, और ये अभी तक मुगल्स के कंट्रोल में था ये चुनार का किला। लेकिन अब इस लाडो बेगम से विवाह करते और ताज खां की मृत्यु होते ही शेर खां ने पूरा का पूरा जो चुनार का किला है उस पर अपना कंट्रोल कर लिया, अपने अंतर्गत ले लिया, और ये मुगल से निकल करके और शेरशाह के पास पहुंच गया। ठीक है, और मैंने बताया कि पूर्वी भारत में जाने के लिए प्रवेश द्वार ही माना जा रहा था। तो अब यहाँ से शेरशाह की जो स्थिति है वो मजबूत हो गई, दक्षिण बिहार का शासक बन गया, चुनार का किला भी उसको मिल गया। तो यहाँ से शेरशाह की जो स्थिति है वो डे बाई डे मजबूत होनी चालू हो गई। और फिर उसी के जस्ट अगले साल की मैंने घटना आपको बताई 1532 वाली, है ना, जिसमें महमूद खां के साथ मिलकर के ये हुमायूं से लड़ रहा है। 1532 में चुनार की संधि हो रही है शेरशाह और हुमायूं के बीच में, चीजें चलती रही। अब ये अपने आप को मजबूत कर रहा है, मजबूत करता जा रहा है। 1539 ईस्वी में मैंने आपको बताया कि अब ये अपने आप को इतना मजबूत कर चुका है। अच्छा, इसके बीच की एक घटना और है, और ये है कि समय था 1535-36 का। इस 1535-36 में हुमायूं बिजी था अपने गुजरात वाले अभियान में, और यहाँ पर हुमायूं शेरशाह देखता है कि हुमायूं तो गुजरात अभियान में बिजी है, तो ये अपने आप को दिल्ली में स्थापित करने का प्रयास करने लगता है ना, यानी कि दिल्ली तक अपने आप अपनी जो रीच है वो दिल्ली तक पहुंचा देता है। ये बात जब हुमायूं को पता चलती है कि यार इसकी तो डे बाई डे जो हरकतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हुमायूं जब लौट करके 1538 में वापस आता है, तो अब ये शेर खां को सबक सिखाने के लिए ये शेर खां के विरुद्ध एक युद्ध लड़ने का प्लान करता है। और फिर हम देखेंगे कि जनवरी 1539 में ये कर्मनाशा नदी के तट पर अपनी पूरी सेना को लेकर के हुमायूं पहुंच जाता है, और नदी के इस तरफ हुमायूं की सेना है, नदी के उस तरफ शेरशाह की सेना है। तो कुछ जियोग्राफिकल कंडीशन अगर मैं बताऊं तो कुछ ऐसे बन रही थी, जैसे ये आपकी गंगा नदी है ना, और गंगा नदी में अगर हम देखें तो दक्षिण से आकर के इस तरीके से कर्मनाशा नदी जो होती है, गंगा के एक सहायक नदी है कर्मनाशा, इस तरीके से कर्मनाशा नदी आके मिलती है। तो जो हुमायूं है इसकी पूरी जो सेनाएं हैं उन्होंने टेंट यहाँ पर लगाया हुआ था, और शेरशाह यहाँ पर बैठा हुआ था, क्योंकि शेरशाह तो इसी क्षेत्र का ही रहने वाला था। तो यहाँ की जो भौगोलिक दशाएं हैं उससे शेरशाह बहुत अच्छी तरीके से परिचित था। लेकिन हुमायूं
क्योंकि बाहरी व्यक्ति है, नया नया आया हुआ है, तो हुमायूं को पता नहीं था यहाँ की कंडीशंस के बारे में। और शेरशाह जान रहा था कि जैसे ही मानसून आएगा, मानसून आते ही, क्योंकि ये कर्मनाशा नदी एक प्रायद्वीपीय नदी है और प्रायद्वीपीय नदियां बहुत जल्दी इसके साथ इसमें बाढ़ आ जाती है, फ्लडेड हो जाती है। दूसरी ओर गंगा में भी मानसून में बाढ़ आएगी। तो इसने किसी तरीके से जनवरी से लेकर के और जून तक जो वार्ताओं का दौर है वो खींचे रहा। ठीक है, वो कहता रहा कि हाँ हम बातचीत करेंगे, ऐसे करते करते ये पूरा खींचे रहा इतने समय तक। और फिर आ जाता है जून, और जून आते ही मानसून आ गया। मानसून आया, कर्मनाशा और गंगा दोनों में बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई, इसके सारे टेंट्स में पानी भरने लग गया हुमायूं के, क्योंकि ये दोआब का क्षेत्र है ना, देखिए। और ये तो ऊपर वाले ऊंचे क्षेत्र में बैठा हुआ है शेरशाह, तो इसके पूरे टेंट्स में पानी भरने लग गया। अब पानी भरने लग गया तो पूरी सेना भगदड़ मच गई। इसी का फायदा उठा करके तुरंत ही शेरशाह इनके ऊपर आक्रमण कर देगा। इसकी भगती हुई सेनाओं को खदेड़ करके मारने लगेगा। और यहाँ पर हुमायूं भी मरते मरते बच जाता है। एक निजाम नामक एक नाविक ने इसकी जान बचाई और इसको सही सलामत इसकी राजधानी लेकर के आया। तो हम देखेंगे चौसा का जो युद्ध है 1547 वाला, ये चौसा का युद्ध भी हार जाता है हुमायूं। और फिर ये जब वापस अपने कैपिटल में आएगा, अगले साल ये फिर से प्लान करेगा कि नहीं, शेरशाह से तो बदला लेना ही लेना है। 1540 में एक बार फिर से बदला लेने का प्लान करेगा और ये भी हार जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ तक जो शेरशाह है इसकी स्थिति काफी मजबूत हो गई। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ते ही अब इसकी स्थिति मजबूत हो गई। और दूसरी चीज सोने में सुहागा क्या हुआ कि हुमायूं भारत छोड़ करके अपनी कैपिटल छोड़कर भग गया। अब हुमायूं भग गया, गद्दी खाली। अब शेरशाह ने क्या किया कि अपना जो वंश है उसकी स्थापना की, और उस वंश को हमने क्या कहा, सूर वंश। तो शेरशाह ने अब मौके का फायदा उठाया और सूर वंश की स्थापना कर दी। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी कि बताइए मुगल वंश की जो समाप्ति है वो किस युद्ध के द्वारा होती है, मुगल वंश की समाप्ति किस युद्ध के द्वारा होती है, तो यहाँ पर हम देखें कि जो बिलग्राम का युद्ध है, जो कन्नौज का युद्ध है, इससे मुगल वंश की समाप्ति हो गई। और अगर ये भी पूछ लिया जाए कि सूर्यवंश की स्थापना किस युद्ध से होती है, तो वो भी हम बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध बता देंगे। 1540 में शेरशाह सूरी क्या बन गया, शेरशाह सूरी बन गया शासक। उसने सूर्यवंश की स्थापना की और शासक बन गया पूरे साम्राज्य का। जो शेरशाह सूरी है, इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, ये इसके जो कार्य हैं, ये जो कार्य हैं इनसे अकबर भी बहुत प्रभावित हुआ। या मैं कह दूं कि शेरशाह सूरी के ही जो कार्य हैं, इसी के कार्यों का ही अग्रगामी प्रभाव है अकबर के कार्य, है ना। क्योंकि अकबर बहुत ज्यादा इसके कार्यों से इंस्पायर्ड था। और अच्छा, शेरशाह सूरी ने काम भी काफी अच्छे किए हैं, रिफॉर्म्स वगैरह इसके बहुत अच्छे रहे। लेकिन अब यहाँ पर शेरशाह की किस्मत ने साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि 1545 में ही हम देखेंगे कि शेरशाह की मृत्यु भी हो गई। यानी कि बहुत ज्यादा समय तक ये शासक बनकर के नहीं रह पाया। साम्राज्य की स्थापना की, 1540 में शासक बना, 1545 में मृत्यु हो गई। और ये जो 5-6 साल हैं, ये 5-6 साल भी इसके लगातार इसके लड़ते हुए ही बीते। हाँ, 5-6 साल इसने लगातार लड़ते हुए बिता दिए। तो हम देखेंगे 1543 में भी इसने युद्ध लड़ा। भाई अब ये समझ गया था कि इधर से मैंने मुगल्स को तो कमजोर कर दिया है, लेकिन अभी एक शक्ति ऐसी बची है जो कि मुझे चैलेंज कर सकती है, और वो शक्ति थी राजपूत की। एक सेकंड, किसी का मैसेज आया, देखें जरा। सर वॉइस क्लियर नहीं है। ओके, वॉइस कनेक्ट तो है फोन। माइक इसका तो सही है सर। अब आ रही है? अगर ये मैं ब्लूटूथ हटा दूंगा तो फिर आवाज और ज्यादा गूंजेगी। ओके, आ रही है, ठीक है। आप ऐसा क्या करें, जो भी समस्या हुआ करे ना, तो आप माइक को ऑन करके आप लोग बोल दिया करिए, क्योंकि वो फिर वो मैं पढ़ाते हुए ध्यान नहीं दे पाता ना चैट बॉक्स को। तो आप लोग माइक ऑन करके एक बार बोल दिया करिए क्या समस्या आ रही है। आशीष राजपूत जी, आशीष जी, क्या दिक्कत है? स्टार्ट करें?
विजिबल तो हो रहा है, ये बताइए आप, बोर्ड दिख रहा है या नहीं? रिप्लाई कीजिए फिर स्टार्ट करें। आशीष, सुन पा रहे हैं मुझे? सब क्लियर है सर, ओके ठीक है। तो आगे बढ़े फिर। ओके। तो 1500, अब मैं बता रहा हूँ कि इसने मुगल्स को तो इसने हरा दिया है ना, मुगल वंश तो समाप्त हो गया। लेकिन अभी इसको एक डाउट था कि एक ऐसी शक्ति है जो कि है राजपूत, और ये राजपूत मुझे भविष्य में चैलेंज कर सकते हैं। और इसी कारण से इसने राजपूतों के खिलाफ भी अभियान करने का प्लान बनाया। और इसी क्रम में इसने 1543 ईस्वी में इसने राजपूतों के साथ पहला युद्ध लड़ा। और ये युद्ध था राजा पूरनमल के साथ। यह युद्ध इसने लड़ा राजा पूरनमल के साथ, जो कि रायसेन रायसेन के शासक थे। रायसेन वाले क्षेत्र के शासक थे राजा पूरनमल। और इन राजा पूरनमल के साथ इसका पहला एक तरीके से युद्ध, क्या मैं कह दूं, एक छद्म युद्ध होता है। क्योंकि ये जब राजा पूरनमल से युद्ध करने जाता है तो राजा पूरनमल अपने मंत्रियों के साथ, बिल्कुल वॉल्यूम तो बिल्कुल तेज है इसका। वॉल्यूम तो मैंने देखिए पूरी फुल कर दी है। अब आ रही है। देखिए वॉल्यूम बिल्कुल फुल हो चुकी है, अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। ओके ठीक है। तो अब आ रही है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि शेरशाह सूरी ने पूरनमल के साथ एक युद्ध लड़ा, जो कि रायसेन का शासक है। अच्छा, जब ये इसने युद्ध अभियान किया तो राजा पूरनमल ने अपने आप को एक किले में कैद कर लिया, अपने सभी मंत्रियों के साथ, है ना, अपने सिपा सलारों के साथ ये किले में कैद हो गए। तो इसने पूरा किलेबंदी की, शेरशाह सूरी ने काफी समय तक किलेबंदी रही आई, लेकिन उस किले की दीवारों को तोड़ नहीं पाया, फिर उस किले के अंदर इंटर कर नहीं पाया शेरशाह सूरी। तो अब ये एक चाल चलता है, और ये सूरज जो पूरनमल है इसके पास एक संदेश भिजवाता है, एक लेटर, कि अगर आप आत्मसमर्पण कर देते हैं, है ना, एक संधि कर लेते हैं, और ये जो किला है इस किले को आप, रायसेन के किले को अगर आप मुझे सौंप देते हैं, तो मैं आप लोगों को किसी को मारूंगा नहीं, और आप लोगों को मैं जाने दूंगा, बस एक किला आप मुझे सौंप दीजिए। तो पूरनमल क्या करते हैं, इसकी बात में आ जाते हैं और उस किले से बाहर आ जाते हैं। बाहर जब ये आ गए तो इसने, शेरशाह ने, जैसे ये सब बाहर निकलते हैं तो शेरशाह ने इनके ऊपर अटैक कर दिया। जब अटैक कर दिया तो फिर ये जो थे पूरनमल, क्योंकि ये जितने भी महिलाएं वगैरह थी, राजपूत, इन सबके साथ ही बाहर आते हैं। तो इनने क्या किया, अपनी जो महिलाएं हैं उनको जौहर करने के लिए प्रेरित कर दिया, सारी महिलाओं ने जौहर कर लिया। और फिर उसके बाद जो कुछ सैनिक थे उन्होंने ये युद्ध बहुत ही आक्रोश के साथ लड़ा, ठीक है, बहुत तेजी के साथ ये युद्ध लड़ा। फाइनली उस युद्ध में पराजय होती है और ये सारे सभी लोग ये मारे जाते हैं, ठीक है। 1544 में अगर हम देखें, 1544 में फिर से एक युद्ध होता है, और ये युद्ध होता है राजा मालदेव के साथ। राजा मालदेव ये कहाँ के शासक है, तो ये मारवाड़ के शासक हैं। राजा मालदेव मारवाड़ के शासक हैं। राजा मालदेव मारवाड़ के शासक है। 1544 में शेरशाह का युद्ध इनके साथ होता है। इस युद्ध में भी शेरशाह एक फिर से चाल चलता है, ये समझ गया था कि इस तरह डायरेक्टली मैं मालदेव से भिड़ नहीं सकता। और मालदेव भी काफी शक्तिशाली शासक थे अपने क्षेत्र के, मारवाड़ के। तो ये अब इनके पास एक लेटर भिजवाता है किस तरीके से ना, वो एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी करता है ये, और खुद ही एक लेटर लिखता है। और उस लेटर में लिखा जाता है कि, उस लेटर में ये सब था कि कुछ मालदेव के जो मंत्री हैं या कुछ सेनापति हैं वो शेरशाह के साथ मिल चुके हैं, और वो सब ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि जैसे ही युद्ध स्टार्ट होगा तो ये तुरंत ही मालदेव को पकड़ करके बंदी बना के शेरशाह को सौंप देंगे और शेरशाह उनकी हत्या कर देगा। तो ये सब क्या था, ये सब एक फर्जी लेटर था। वो लेटर किसी तरीके से शेरशाह भिजवा देता है मालदेव के पास। मालदेव जब इस लेटर को पढ़ते हैं तो मालदेव को अपने जो मंत्री हैं, अपने जो सेनापति हैं, उनके ऊपर से विश्वास उठ जाता है, और मालदेव युद्ध लड़ने से मना कर देते हैं। लेकिन इनके दो सेनापति थे जो कि अपने राज्य के प्रति काफी ज्यादा, जिनका देशभक्ति थी, तो वो मालदेव जब लड़ने से मना कर देता है तो वो दोनों दोनों सेनापति ही शेरशाह के साथ युद्ध लड़ते हैं, और बहुत ही
तीव्र ये युद्ध होता है, बहुत ही तीव्र विरोध होता है। अल्टीमेटली बड़ी ही मुश्किल के साथ शेरशाह इस युद्ध को जीत जाता है, और इसी युद्ध के बाद शेरशाह एक स्टेटमेंट देता है। शेरशाह का एक कथन है बहुत फेमस, इस युद्ध के बाद ही, उसको आपको याद रखना है, एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया है। और ये कथन है, शेरशाह कहता है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो ही दिया था। हाँ, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो ही दिया था। हाँ, क्योंकि एक छोटा सा क्षेत्र जीतने के चक्कर में। अच्छा, इसको भी समझ में आ गया कि 22 लाख है, मैं किसी तरीके से जीत गया हूँ। अगर थोड़ा सा और अगर तीव्र विरोध हुआ होता, थोड़ा सा और अगर जोर लगा देते ये सब, तो शेरशाह यहाँ पर हार सकता था। लेकिन वो बाई चांस फाइनली जीत गया। तो फिर इसने कहा कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए, यानी कि छोटे से क्षेत्र के लिए, मैंने हिंदुस्तान के इतने बड़े साम्राज्य को मैंने खोते खोते विवश किया हूँ। 1540 में ये युद्ध हो गया मालदेव का। तो आपको ये 3 युद्ध याद रखना। एक और युद्ध है 1545 का, जो कि इसके जीवन का अंतिम युद्ध था। ये याद रखना आपको। 1545 में ये कालिंजर का अभियान करता है। कालिंजर उत्तर प्रदेश बांदा जिले में पड़ता है। कालिंजर का अभियान, 3 आपको इसके अभियान याद रखने हैं। 1545 में कालिंजर का अभियान करता है, और कालिंजर में उस समय शासक हैं राजा कीरत सिंह। राजपूत शासक हैं राजा कीरत सिंह। और अभी तक कालिंजर का जो किला है ये भी एक अजय दुर्ग माना जाता है। पहाड़ी पर स्थित है और काफी शक्तिशाली और अजय दुर्ग माना जाता है। पूरे मध्य, अगर हम कह दें कि बुंदेलखंड का जो पूरा एक सबसे इंपॉर्टेंट, सामरिक दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट ये किला है। तो इंपॉर्टेंस भी रख रहा था, काफी महत्वपूर्ण भी था, क्योंकि यहीं से फिर होकर के बिहार जाने का मार्ग स्टार्ट होता है। तो अगर आपको बिहार जाना है तो आप यहाँ से आप होकर के आप देख सकते हैं। ओके, तो अब 1545 में कालिंजर का अभियान होता है। राजा कीरत सिंह यहाँ के शासक हैं। शेरशाह अपनी पूरी सेना के साथ पहुंच जाता है, और किले में बहुत दिन तक ये प्रयास करता है, किलेबंदी करता है, लेकिन किले में किसी तरीके से भी ये इंटर नहीं कर पा रहा होता है, प्रवेश नहीं कर पा रहा होता है। तो अब ये अपने जो सैनिक हैं उनको ये आदेश कि तोप से किले की जो दीवारें हैं उसको तोड़ दिया जाए। तो अब तोपों का जो प्रहार है वो चालू होता है किले की दीवारों पर। अल्टीमेटली फाइनली क्या होता है कि एक गोला, तोप का एक गोला दीवार से टकरा करके, तोप किले की दीवार से, और टकरा करके वापस आता है और उस जगह पर गिरता है जहां पर ये शेरशाह सूरी के असला बारूद रखा हुआ था। जहां पर गोले वगैरह रखे हुए थे, टकरा करके वहीं ऐसे गिरता है, और इससे एक बहुत तीव्र धमाका होता है, जिसके कारण पास ही में शेरशाह सूरी भी खड़ा हुआ था, और शेरशाह सूरी भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, घायल हो जाता है। घायल हो जाता है, बिस्तर पर लग जाता है, बिल्कुल अपने अंतिम सांसें गिन रहा होता है। लेकिन फिर भी अभी ये अपने जो सेनापति हैं उन सबसे ये कह रहा होता है कि मरने से पहले मैं कालिंजर के किले की फतेह देखना चाहता हूँ। तो फिर क्या होगा कि कालिंजर का जो किला है उस पर अधिकार हो जाएगा। अल्टीमेटली फाइनली अधिकार हो जाएगा सूर्यवंश के जो अफगान ये सेनापति हैं, सैनिक हैं। और मरने से पहले इसने कालिंजर का जो अभियान है उसको भी सफल होते हुए देख लिया। और उसके बाद 1545 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है। तो आपको ध्यान रखना है कालिंजर के अभियान, जिसके शासक कौन है, कीरत सिंह। तो ये शेरशाह सूरी के जीवन का अंतिम अभियान था, कालिंजर का अभियान। ठीक है, फाइनली लेकिन ये भी सफल ही हुआ। अब 1545 में इसकी मृत्यु होगी। इसकी मृत्यु होने के बाद इसने अभी तक अपना स्पष्ट कोई उत्तराधिकारी घोषित किया नहीं था। जब स्पष्ट उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया तो इसके 2 पुत्र थे। ठीक है, इसके 2 पुत्र थे। देखिए, अच्छा, एक पुत्र जो इसका शेरशाह का है उसके बारे में भी थोड़ा सा कभी एक आध बार पूछा गया है। उस पुत्र का नाम है कुतुब खां। मैं बताता हूँ उसका जिक्र कहाँ पर है। जब 1532 में शेरशाह ने हुमायूं के साथ चुनार की संधि की थी, मैंने वो बताया ना, शेरशाह ने जब हुमायूं के साथ चुनार की संधि की थी, तो इस चुनार की संधि की शर्तों में एक ये भी था कि शेरशाह अपने एक पुत्र को 5000 घुड़सवारों के साथ मुगल्स की सहायता करने के लिए मुगल सेना में भेजेगा। तो यहाँ पर इस संधि के अनुसार शेरशाह ने अपने पुत्र कुतुब खां को 5000 घुड़सवार के साथ हुमायूं के पास भेज दिया था, है ना। ये संधि की शर्त थी कि आप जो है अपने एक पुत्र को हमारे पास एक गारंटी के तौर पर हमारे पास भेजेंगे। तो 5000 घुड़सवार के साथ भेजा। लेकिन फिर कुछ ही समय के बाद कुतुब खां वहां से हुमायूं के पास से निकल करके वापस चला आता है। पहले यहाँ पर
शेरशाह के दो पुत्र थे, कुतुब खां की तो देखिए मृत्यु हो चुकी थी, शेरशाह के दो पुत्र थे, उनके बीच में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चालू होता है, और उसमें इसका जो छोटा पुत्र है, इसका नाम जलाल ही खां था, वो इस्लाम शाह नाम से, है ना, इस्लाम शाह ने, सॉरी, इस्माइल शाह, वो जो है 1545 में इसकी मृत्यु होते ही इसका जो दूसरा पुत्र है वो इस्लाम शाह नाम से, हाँ इस्लाम शाह ही है, वो इस्लाम शाह नाम से गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो इसका जो छोटा पुत्र है वो इस्लाम शाह नाम से गद्दी पर बैठता है, अपने भाई को ये हरा देता है। 1545 से लेकर के और 1553 तक, 1545 से 1553 तक ये इसने शासन किया। कहा जाता है कि इसने अपने पिता से, अच्छा इसका जो पिता है वो इतना अधिक निरंकुश नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि इस्लाम शाह ने अपना जो साम्राज्य है वो बिल्कुल निरंकुशता के साथ चलाया। कहते हैं कि इसके दौर में इसका भय इतना ज्यादा था कि लोग इसके जूते तक को सलाम करते थे, है ना, इसके नाम से लोग घबराते थे। तो इसने शक्ति के दम पर, पावर के दम पर इसने अपने जो साम्राज्य है उसको मेंटेन करना चाहा। लेकिन देखिए एक आवश्यकता से अधिक जब शक्ति हो जाती है या जब निरंकुशता आ जाती है तो उससे भी जो प्रजा है उस प्रजा के बीच में, प्रजा के अंदर विरोध उत्पन्न होने लगता है ना, और एक समय ऐसा आएगा कि वो जो है विरोध फूटेगा जरूर। तो बहुत ज्यादा निरंकुश होना है, बहुत ज्यादा सख्त होना भी सही नहीं है। तो 1545 से लेकर 1553 तक इस्लाम शाह का शासन रहा। 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है, और इस्लाम शाह की मृत्यु के साथ ही जो ये सूर्यवंश है, सूर्यवंश 5 भागों में बढ़ जाता है, 5 छोटे छोटे अंगों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चीज को याद रखना है। 1545 से 53 तक इस्लाम शाह चला, इस्लाम शाह की मृत्यु होते ही ये 5 भागों में बढ़ गया। 5 भागों में जब ये बढ़ता है तो इनमें से जो 2 इसके अंग हैं, है ना, सूर्यवंश के जो 2 अंग हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। एक तो एक तो हो गया सिकंदर सूर्य के अधीन, कि सूर्यवंश बटा, और सूर्यवंश जब बटा तो फिर 5 छोटे छोटे डायनेस्टीज में बढ़ गया, यानी 5 लोगों ने अलग अलग क्षेत्र पर अपना शासन करना स्टार्ट कर दिया। तो एक क्षेत्र तो सिकंदर सूर्य के अधीन हो गया, है ना, और ये क्षेत्र कौन सा था? पंजाब, दिल्ली और आगरा। पंजाब, दिल्ली और आगरा का जो क्षेत्र है ये सिकंदर सूर्य के कंट्रोल में हो गया। ठीक है, वहीं जो ये बिहार का जो क्षेत्र है, बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार का क्षेत्र मोहम्मद आदिल खान, मोहम्मद आदिल शाह, तो बिहार का जो क्षेत्र है ये बिहार का क्षेत्र किसके अधीन हो गया? मोहम्मद आदिल शाह के। क्लियर? और बाकी जो 3 है वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, मेन हमें ये 2 ही याद रखने हैं। वैसे तो ये सूर्यवंश 5 भागों में बटा था, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण है। सिकंदर सूर्य के कंट्रोल में पंजाब, दिल्ली और आगरा का क्षेत्र, चूंकि सूर्यवंश तो पूरे के पूरे बड़े क्षेत्र में था, तो वो जब टूटा तो अलग अलग 5 भागों में बटा। तो ये जो पंजाब, दिल्ली और आगरा वाला क्षेत्र वो सिकंदर सूर्य के कंट्रोल में था, और मोहम्मद आदिल शाह के कंट्रोल में था बिहार वाला क्षेत्र। अब देखिए ये कहानी है 1553 की, यानी कि ये दोनों कब शासक बने होंगे? 1553 में, क्योंकि 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु हुई, इस्लाम शाह सूर्य की, और इसकी मृत्यु के बाद ही अब ये विखंडन हो रहा है। इसके आगे की कहानी हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। तो आपको सिकंदर सूर्य और मोहम्मद आदिल शाह दोनों देखते हैं, दोनों बहुत अभी फिर से काफी लाइमलाइट में आएंगे, है ना, यहाँ से इतिहास फिर से एक बार बदलता है। अब 1553 से लेकर 1555 तक इन दोनों ने अपना अपने अपने क्षेत्र में शासन किया, लेकिन 1555 में एक बार फिर से इतिहास करवट लेता है, और 1555 ईस्वी में एक बार 1555 ईस्वी में एक बार फिर से हुमायूं अपने क्षेत्र को वापस पाने का प्रयास करता है। देखिए एक बार प्रयास कर चुका था वो इस्लाम शाह के समय में, यानी 1548 के आसपास में, लेकिन उस समय इस्लाम शाह काफी मजबूत था, तो हुमायूं को जो आक्रमण है वो विफल होता है। लेकिन अब इसकी मृत्यु होने के बाद क्योंकि इसका जो साम्राज्य है वो विखंडित हो गया, तो अब हुमायूं एक बार फिर से 1555 में एक बार फिर से अटैक करता है, और ये अटैक किसके ऊपर करेगा? सिकंदर सूर्य के। क्यों? क्योंकि भाई जो हुमायूं है वो तो ये जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है ये वाला हिस्सा,
यहीं से इंटर करेगा, है ना, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहीं से हुमायूं इंटर करेगा, क्योंकि ये अभी कहाँ पर है, ये अफगानिस्तान ईरान वाले क्षेत्र में है ये हुमायूं। तो ये यहीं से भारत में इंटर करने का प्रयास करेगा, और ये वाला जो क्षेत्र है लाहौर, पंजाब, दिल्ली, आगरा, ये सब क्षेत्र किसके कंट्रोल में है, ये है सिकंदर सूर्य के। तो जब ये हुमायूं इंटर करेगा तो यहाँ पर इसको रोकेगा कौन, तो रोकने का प्रयास करेगा सिकंदर सूर्य, स्वाभाविक सी बात है। अब सिकंदर सूर्य जब इसको रोकने का प्रयास करेगा तो सिकंदर सूर्य और हुमायूं के बीच में एक युद्ध हो जाएगा, और उस युद्ध को हम कहेंगे सरहिंद का युद्ध। ठीक, तो सिकंदर सूर्य और हुमायूं, सिकंदर सूर्य और हुमायूं के बीच में कौन सा युद्ध होगा, सरहिंद का युद्ध होगा। और इस सरहिंद के युद्ध में जो सिकंदर सूर्य है ये पराजित हो जाएगा। और इस तरह से हम देखेंगे कि पंजाब, दिल्ली और आगरा वाले क्षेत्र में, यानी जो उत्तर भारत वाला क्षेत्र है और उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वापस से हुमायूं का कब्जा हो जाएगा। और एक बार फिर से हुमायूं 1555 ईस्वी में वापस से सत्ता पर आता है, और यहाँ आकर के एक बार फिर से ये मुगल वंश की दोबारा स्थापना करेगा, मुगल वंश को दोबारा स्थापित करेगा 1555 में, वापस से गद्दी पर आया। अब इसने अपने अभियानों को बढ़ाने स्टार्ट किया, यानी कि अपना जो खोया हुआ साम्राज्य, उस पूरे खोए हुए साम्राज्य को वापस से एक बार पाने का प्रयास किया। और इसी क्रम में ये 1556 ईस्वी में, इसी क्रम में 1556 एडी में ये क्या करेगा, ये एक अभियान भेजेगा मोहम्मद आदिल शाह के विरुद्ध, एक अभियान भेजेगा मोहम्मद आदिल शाह के विरुद्ध। और इस अभियान का नेतृत्व कर रहा होता है अकबर, जो कि अभी महज 14 वर्ष का है। 15 देखिए 1542 में अकबर का जन्म हुआ, कल मैंने आपको बताया था। 1556 का दौर है ये, और इस समय मोहम्मद आदिल शाह के विरुद्ध एक अभियान भेजता है हुमायूं, और किसके नेतृत्व में, अकबर के। और अकबर का साथ यहाँ पर दे रहा था बैरम खान, क्योंकि इसका संरक्षक भी था, इसका वजीर भी था, सेनापति, कुछ भी कह लीजिए आप। तो अकबर का अब यहाँ पर अभियान मोहम्मद आदिल शाह के विरुद्ध है। मोहम्मद आदिल शाह भी अपने सेनापति को भेजेगा, और उस सेनापति का नाम है विक्रमादित्य हेमू, विक्रमादित्य हेमू। और अब इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, और उस युद्ध को हम कहते हैं पानीपत का सेकंड युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत। फर्स्ट हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और दूसरा हो रहा है अब अकबर और विक्रमादित्य हेमू के बीच में। इस युद्ध में विक्रमादित्य हेमू अकबर से बहुत ज्यादा मजबूत दिख रहा था, और ये पूरी तरीके से कंफर्म था कि अकबर इस युद्ध में हार जाएगा। लेकिन हेमू का दुर्भाग्य ही ऐसा था कि एक तीर आता है, और मतलब कहीं से गलती से एक तीर कहीं से आता है और तीर के सीधे हेमू के आंख में लग जाता है ना, जिससे हेमू अपने हाथी से नीचे गिर जाता है। और इस तरीके से हेमू की गलती से ही हेमू की मृत्यु हो गई, है ना, किसी ने टारगेट करके नहीं मारा था, लेकिन युद्ध चल रहा था तो एक तीर गलती से जाके लग जाता है हेमू को। तो दुर्भाग्य ही था इसका। और इस युद्ध में अकबर भी बाई चांस अकबर भी जीत गया, ठीक है। तो अब यहां से क्या हुआ कि इस पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ ही एक तरीके से हम देखें कि जो मुगल वंश है एक बार फिर से मजबूत हो गया, क्योंकि अब देखिए जो सूर्यवंश के जो ये दोनों ही मेन थे, सिकंदर सूर्य और मोहम्मद आदिल शाह, इन दोनों को ही पराजित कर दिया गया। पहले युद्ध में सरहिंद में सिकंदर सूर्य, और दूसरे पानीपत युद्ध में मोहम्मद आदिल शाह, दोनों समाप्त। और इसके बाद जब मुगल वंश एक बार फिर से मजबूत हो गया, लेकिन इस युद्ध के जीतने के जस्ट पहले ही हुमायूं की भी मृत्यु हो गई। इस युद्ध के जीतने के जस्ट पहले ही जनवरी 1556 में ही क्या हो गई, जनवरी 1556 में हुमायूं की भी मृत्यु हो गई, सीढ़ियों से गिरने के कारण, कल मैंने आपको बताया था। अब जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई, ये न्यूज अभी, अच्छा, हुमायूं की मृत्यु का जो समाचार है वो बाहर में निकाला गया, इसलिए बाहर नहीं निकाला गया क्योंकि इसका जो पुत्र था अकबर वो तो युद्ध में था, और इसकी अगर प्रजा के बीच में इसकी मृत्यु का समाचार फैला दिया था तो गद्दी चूंकि खाली हो गई थी, तो उस गद्दी को के खाली होने का फायदा उठा करके कोई भी उस गद्दी पर अधिकार जमा सकता था, है ना, विद्रोह भी हो सकता था। इसके जो कजिन्स वगैरह थे वो भी अपना अधिकार जमा सकते थे। तो हुमायूं की मौत का समाचार बाहर निकाला गया, कहा गया कि बहुत दिनों तक, एक लंबे दौरान तक, जब तक कि अकबर वापस नहीं आ गया तब तक हुमायूं के ही बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति हुमायूं के कपड़े पहना करके और छत में या छज्जे पे खड़े होकर के लोगों को झरोखा दर्शन देता था, है ना, लोगों को जो है, लोगों को दर्शन के लिए वो खड़ा होता था, और लोग बाहर नीचे से पूरी प्रजा देख करके जय जयकार करती थी। तो इसकी जो मौत का समाचार है इसको बाहर निकाला नहीं गया, लेकिन ये समाचार जब
धीरे से बहुत गुप्तचरों के द्वारा ये भेजा गया बैरम खां के पास कि हमारी की मृत्यु हो चुकी है। तो बैरम खां ने वहीं पानीपत के युद्ध के दौरान ही वहीं पर अकबर का क्या कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया। तो अकबर का राज्याभिषेक वहीं पर हो गया, पानीपत के युद्ध के दौरान ही, उसी युद्ध क्षेत्र में ही इसका राज्याभिषेक कर दिया गया। अब ये युद्ध जीत गया जब अकबर, तो अब ये वापस आ जाएगा अपनी राजधानी में, और राजधानी में वापस आने के बाद अब इसका जो राज्याभिषेक है वो पूरा विधिवत पूर्वक होता है। और 14 वर्ष की उम्र में ही 1556 में अकबर क्या बन जाएगा, 1556 में ही अकबर बन जाएगा राजा। अकबर का कोरोनेशन होगा, राज्याभिषेक होगा, अकबर राजा बन गया। ठीक है, तो यहां से हमने देखा सूर्यवंश को, हमने देखा सूर्यवंश की समाप्त, सूर्यवंश को हमने देखा किस तरीके से सूर्यवंश स्थापित हुआ। शेरशाह सूरी के बारे में हमने कुछ चीजें देख ली। उसके बाद हमने देखा सूर्यवंश की किस तरीके से समाप्ति हुई। अच्छा, कहा जाता है कि अगर शेरशाह सूरी और 5-10 साल अगर शासन पर रह गया होता तो वो सूर्यवंश को इतना मजबूत कर देता कि फिर मुगल वंश वापस, मुगल वंश के आने की कोई भी संभावना ही नहीं रह जाती। लेकिन दुर्भाग्य उसका ऐसा था कि 5 सालों में उसकी मृत्यु हो गई। और इसी की ही जो नीतियां हैं, इसी की नीतियों का ही एक अग्रगामी प्रभाव हम देखते हैं अकबर के दौरान। तो अकबर ने भी मार्केट पॉलिसी वगैरह स्टेब्लिश की, जो शेरशाह करना चाह रहा था वो बहुत सारी चीजें अकबर ने भी वैसी चीजें की। अब सूर्यवंश तो हो गया समाप्त। अब हम देखते हैं कि सूर्यवंश के बाद की कहानी क्या है। तो देखिए, सूर्यवंश के समाप्ति के बाद मैंने आपको बताया अकबर आया गद्दी पर। कल ये बात हो चुकी थी, अकबर 1556 से लेकर के और 1605 तक अकबर रहा। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है, कहते हैं पेचिस की बीमारी के कारण अकबर की मृत्यु आती है। और उसके बाद फिर इसका पुत्र सलीम यानी जो जहांगीर है वो गद्दी पर बैठा, और कब से कब तक रहा, 1605 से लेकर के और 1627 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहा। फिर इसके बाद इसका जो पुत्र है जहांगीर का, इसका नाम है खुर्रम, यानी जो शाहजहां नाम से जो गद्दी पर बैठा है खुर्रम, ये गद्दी पर रहता है वही लगभग 1627-28 से लेकर के और 1658 तक। ठीक है, 1658 में अब शाहजहां काफी बूढ़ा हो चुका है, बीमार हो चुका है, और इसके शाहजहां के जो पुत्र हैं उनके बीच में भी उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध लगातार चल रहा है। तो शाहजहां के जो पुत्र थे दारा शिकोह और औरंगजेब, वैसे तो इसके 4 पुत्र थे, लेकिन दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा होता है। और उस युद्ध में हम देखेंगे कि जो दारा शिकोह है इसको औरंगजेब पराजित कर देता है देवराय के युद्ध में, और उसमें फिर 1658 में औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। 1658 में औरंगजेब गद्दी पर बैठेगा, और ये कब तक रहेगा, ये रहेगा 1707 ईस्वी तक। अब जो औरंगजेब है ये अपने अपने पूर्वजों के कंपैरिजन में काफी कट्टर था, काफी निरंकुश था। तो इसने काफी निरंकुशता का पालन किया। जैसे इसने, अच्छा अब ये भी समय था जब मुगल काल का, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब ने इसलिए भी बहुत ज्यादा कट्टरता दिखाई क्योंकि ये एक तो अब थोड़ा सा निरंकुश होकर के अपने शासन को मजबूत करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि ये वो दौर है जब मुगल वंश का जो कोष है, जो राजकीय कोष है, राजकोष, वो खाली हो चुका है। अब राजकोष जब खाली हो चुका है तो इसके पास, औरंगजेब के पास, अपने जो वो कोर्ट के म्यूजिशियंस थे, है ना, जो उसके दरबार के जो म्यूजिशियन है, जो चित्रकार हैं, उन सबको देने के लिए इसके पास पैसा ही नहीं है। और जब पैसा नहीं है तो अभी चूंकि शासक है भाई, है ना, शासक है हिंदुस्तान का, तो ये तो कह नहीं सकता कि मेरे राजकोष में पैसा है नहीं। तो इस वजह से इसने क्या किया कि जो चित्रकार हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, उनको ही इसने अपने दरबार से हटा दिया। और इसने क्या कहा कि जो इस्लाम धर्म है वो इस्लाम ये सब, इन सब चीजों को, म्यूजिक और ना डांस और चित्रकारी, इन सबको प्रमोट ही नहीं करता, है ना, इस्लाम में इसको हराम माना गया है। तो ये एक एक्सक्यूज लेकर के और औरंगजेब ने उन सबको बाहर कर दिया। लेकिन भाई चूंकि इतिहास में तो ये भी दर्ज है कि ये खुद बहुत अच्छा वाद्य यंत्र बजाता था, है ना, और इसके जो बाकी जो हम कहते हैं कि इसके जो परिवार वाले हैं वो वहां पर तो सब कुछ चल ही रहा था, है ना, संगीत चल रहा था, सब चीजें चल रही थी, लेकिन अपने कोर्ट से ही जो उसने म्यूजिशियंस वगैरह उनको हटा दिया था, बशर्ते जो भी बात हो। तो लेकिन ये जरूर ये कंफर्म है कि इस समय तक जो मुगल काल का राजकोष है वो समाप्त हो चुका था, वो घट चुका था। और फिर उसी को भी उसने बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, जजिया कर एक बार फिर से लगाया, और बहुत ही सख्ती के साथ लगाया। ठीक है, तो ताकि किसी तरीके से सोर्स ऑफ इनकम आती रहे। टैक्सेस इसने बढ़ाए ना, तो बहुत सारे इसने ऐसे कार्य किए जिससे कि इनकम जनरेट हो, और जो खर्च वाली जो चीजें थी उसको इसने किसी तरीके से बंद करा दिया। इसने कहा जाता है कि इसने शराब भी बैन कराया। क्लियर? तो ये काफी सारी चीजें थी औरंगजेब के समय की।
अच्छा हाँ, लेकिन औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में इसने दो गलतियां की औरंगजेब ने, जो कि मुगल वंश की एक समाप्ति का डिक्लाइन होने का भी कारण बना। और इसकी जो दो गलतियां थी कि इसने एक तो इसने जो सिख हैं उन सिखों के साथ इसने सीधा सीधा सा डिस्प्यूट कर लिया है ना, इसके जो और जो पूर्वज हैं उन्होंने सिखों के साथ किसी तरीके से सामंजस्य बना के रखा था। और दूसरा राजपूतों के साथ, हाँ तो इसने राजपूतों के साथ भी इसने विद्रोह कर लिया, सिखों के साथ भी विद्रोह कर लिया और मराठों के साथ भी इसने सीधा सीधा पंगा ले लिया। तो अभी इसने अपने तीन तीन राइवल्स इसने क्रिएट कर लिए। ठीक है, तो सिखों के साथ इसने कैसे अपना डिस्प्यूट बढ़ाया, क्योंकि इसने गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी। इसने गुरु तेग बहादुर की हत्या करा दी। कारण क्या लिया गया, कारण लिया कि औरंगजेब ने कहा कि ये दारा शिकोह की हेल्प कर रहे थे, और गुरु तेग बहादुर का सिर काट लिया गया। और जिस जगह पर सिर काटा गया वो दिल्ली का चांदनी चौक स्थान है, वहीं पर सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा गुरु सीसगंज साहिब स्थित है। तो एक तो इसने गुरु तेग बहादुर की हत्या करा दी। अब गुरु तेग बहादुर की हत्या कराने के बाद अगले जो सिख गुरु बनते हैं गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने तुरंत ही अपना जो धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने तुरंत एक पंथ की स्थापना की, या फिर मैं कह दूं कि जो सिख है उनको एक लड़ाका ग्रुप के रूप में उसने उनने काफी मजबूत करने स्टार्ट किया, ताकि वो अपने भाई उनका कहना यह था कि हमारा पहला कर्तव्य है कि कम से कम अपने गुरुओं की तो हम रक्षा कर सकें, है ना। अब शासक जो है गुरुओं की हत्या करा दे रहा है, तो एक तरीके से गुरुओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनको एक लड़ाका ग्रुप के रूप में कंसोलिडेट करना का प्रयास किया। और फिर हम देखते हैं कि खालसा पंथ की स्थापना कर दी गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में। खालसा पंथ में भी वही था। खालसा पंथ क्या है कि एक तरीके से जो भी खालसा पंथ को मानेंगे वो अपने साथ एक औजार रखेंगे, है ना, युद्ध की नीतियां सीखेंगे, कलाएं सीखेंगे। तो वो था खालसा पंथ में। तो एक तो सिखों के साथ औरंगजेब का सीधा सीधा डिस्प्यूट हो गया। दूसरा हम देखेंगे कि जिस तरीके से अकबर ने, जहांगीर ने, इन्होंने जो राजपूत हैं उनके साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन बनाए हुए थे, वैवाहिक संबंध स्थापित किए हुए थे, है ना। और वैवाहिक संबंध स्थापित करने का कारण यही था कि हम वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेंगे तो राजपूतों का हमें सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन औरंगजेब ने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया। औरंगजेब ने सीधे सीधे राजपूतों से भी इसने डिस्प्यूट कर लिया। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट राजपूत भी चले गए। तीसरा हम देखेंगे इसने मराठों से भी डिस्प्यूट कर लिया। और इस समय मराठे जो है वो लगातार डे बाई डे मजबूत होते जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि मराठा वंश की स्थापना किसने की थी, शिवाजी ने। मराठा वंश, अब यहाँ पर तो पहले मुझे मराठा वंश बताना चाहिए था, बट फिर हम कभी मराठा वंश देखेंगे। तो एक मराठा वंश की स्थापना किसने की, शिवाजी ने की। और शिवाजी और औरंगजेब के बीच में हमेशा ही छुटपुट युद्ध और इस तरीके की चीजें होती रही। यानी कि औरंगजेब अपने पूरे शासनकाल में शिवाजी को कभी भी शिवाजी को दबा नहीं पाया, है ना। एक बार संधि जरूर हुई, जैसे पुरंदर की संधि हुई राजा मान सिंह के उसमें नेतृत्व में, लेकिन फिर भी, सॉरी, जय सिंह के नेतृत्व में, लेकिन फिर भी इनको किसी भी तरीके से दबा नहीं पाया। एक गलती ये कर देता औरंगजेब कि जब शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ इसके कोर्ट में उपस्थित होते हैं, और चूंकि पुरंदर की संधि में इस शर्त ही थी कि जब भी शिवाजी इसके कोर्ट में आएंगे, इसके दरबार में आएंगे, तो औरंगजेब इनको बहुत ही सम्मान पूर्वक स्थान देगा, है ना, बहुत ऊंचा स्थान देगा, इनके पुत्र को भी ऊंचा मनसबदार बनाएगा। लेकिन जब ये इसके दरबार में आते हैं तो इनको बिल्कुल एक अलग जगह पर बैठा दिया जाता है, जहां पर आम लोग बैठे हुए थे वहां पर शिवाजी को इनके पुत्र के साथ बैठा दिया जाता है। इनके साथ उतना सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता। तो शिवाजी वहां से फिर से निकलते हैं और निकल करके फिर से विद्रोह कर देंगे औरंगजेब के खिलाफ। और औरंगजेब क्या करेगा, इनके पुत्र संभाजी को कैद कर लेगा। इनके पुत्र संभाजी को कैद कर लेगा। ठीक है, खैर कुछ समय बाद संभाजी छूटते हैं, है ना। संभाजी छूटेंगे, फिर वो संभाजी भी भाई, जैसे शिवाजी की मृत्यु होगी संभाजी भी किसी तरह से निकलते हैं बाहर। अब संभाजी भी औरंगजेब के खिलाफ अभियान चालू करते हैं। तो अब इस यहाँ पर क्या किया जाएगा कि संभाजी की हत्या करा दी जाएगी औरंगजेब के द्वारा, और संभाजी की पत्नी और उनके पुत्र साहू जी, उनको भी औरंगजेब के द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा, कैद करा लिया जाएगा। तो इस तरीके से मराठों के साथ भी औरंगजेब के संघर्ष चालू हो गए। और अब जो मराठों का जो अगला शासक थे राजा राम, वो राजा राम भी अब लगातार औरंगजेब के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, है ना। तो 1580 से 89 तक जो राजा राम है वो भी लगातार अभियान चला रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सिखों के साथ, राजपूतों के साथ और मराठों के साथ, मराठा
इन तीनों के साथ ही औरंगजेब ने सीधा सीधा डिस्प्यूट ले लिया, सीधा सीधा विवाद ले लिया। कुछ ही समय बाद हम देखेंगे कि 1707 में देखिए लगातार जो मुगल वंश है वो डिक्लाइन हो रहा है ना, वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। और इसी कमजोर समय में ही 1707 में जो औरंगजेब है, औरंगजेब की क्या होगी, मृत्यु होगी। अच्छा, औरंगजेब की एक कमी और ये भी रही कि इसने अपना जो पूरा शासन है उसको बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज कर लिया था, यानी पूरा कंट्रोल अपने हाथों में रखा हुआ था। ये भी एक इसकी कमी ही कह दें। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसकी मृत्यु हुई तब चूंकि पूरी शक्ति एक ही जगह थी, पूरी शक्ति जब एक ही जगह थी तो या तो उतना ही मजबूत शासक हो कि पूरे के पूरे जो सेंट्रलाइज पावर इसको कंट्रोल कर सके, और अगर शासक मजबूत नहीं होगा तो फिर उसका क्या होगा, बहुत तेजी के साथ विखंडन होगा। ठीक है, तो इसने बहुत ज्यादा अपने आप को सेंट्रलाइज कर रखा था। एक और भी समस्या ये होगी इसके साथ कि लगभग 22 सालों तक ये दिल्ली को छोड़ करके और ये दक्षिण भारत के अभियानों के लिए दक्षिण भारत में रहा, यानी अपने अंतिम के लगभग 22 सालों तक दिल्ली की गद्दी तो खाली पड़ी रही, ये दिल्ली को छोड़ करके दक्षिण भारत के अभियान के लिए वहीं पर पड़ा रहा है, और इसके कारण जो दिल्ली है वो भी कमजोर हो चुका था। तो इसकी जब मृत्यु हुई तो इसकी मृत्यु के बाद भी फिर से उत्तराधिकार के युद्ध चालू हुए, है ना। तो अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही टॉपिक स्टार्ट होता है लेटर मुगल्स, है ना। तो हम बात करते हैं लेटर मुगल्स की। आइए देखते हैं हम लोग लेटर मुगल्स, यहाँ तक की होगी, यहाँ तक मुगल्स कंप्लीट हो गए। अब हम लेटर मुगल्स यानी उत्तरवर्ती मुगल शासक उनकी बात कर लेते हैं। जब हम लेटर मुगल से उत्तरवर्ती मुगल्स की बात करेंगे तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन यहाँ पर शासक रहा, पूरा एक क्रम देख लेते हैं, कालक्रम। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का जो बड़ा पुत्र था मुअज्जम, ये मुअज्जम शासक बनता है। ठीक है, मुअज्जम के भी दो और भाई थे, कामबख्श भी था, है ना, एक और था मुराद आई थे, हाँ, मुराद कामबख्श। तो इसमें से मुराद कामबख्श और मुअज्जम ये तीन भाई थे, और इन तीनों भाइयों में गद्दी पर कौन बैठता है, मुअज्जम बैठता है। मुअज्जम बैठेगा और मुअज्जम अपना नामकरण क्या करेगा, बहादुर शाह, बहादुर शाह। तो जो मुअज्जम है ये बहादुर शाह नाम से, और इसी को हम कह देते हैं बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, तो भाई इसने तो अपने नाम के आगे प्रथम थोड़ा लगाया होगा, वो तो हम लोग याद रखने के लिए कहते हैं बहादुर शाह प्रथम। ये बहादुर शाह उपनाम से जो मुअज्जम था वो गद्दी पर बैठा, और इसने गद्दी पर बैठने के पहले ही उत्तराधिकार के युद्ध में इसने अपने भाइयों के साथ युद्ध लड़ा, और उसमें से एक पहला जो युद्ध लड़ा वो था जजाई का युद्ध, जजाऊ का युद्ध, जजाऊ का युद्ध लड़ा। और ये जो जजाऊ का युद्ध था ये इसने लड़ा था कामबख्श के साथ, और इसी तरीके से एक और युद्ध लड़ा इसने, वो था आपका दक्षिण भारत में युद्ध लड़ा था खानदेश के आसपास वाले क्षेत्र में। तो वहां पर उसने मुराद के साथ युद्ध लड़ा था, दोनों ही युद्धों में ये जीता, और जीत अच्छा बीजापुर में, है ना, बीजापुर का युद्ध लड़ा था इसने कामबख्श के, ये बीजापुर का मुराद के साथ लड़ा था और ये लड़ा था इसने कामबख्श के साथ। तो दोनों युद्ध में मुअज्जम विजयी हुआ, और मुअज्जम विजयी होने के बाद मुअज्जम ने क्या किया, अपना राज्याभिषेक कराया, गद्दी पर बैठा, कब, 1507 में। तो यहाँ पर मैं आपको देखिए इस तरीके से एक चार्ट बना लेते हैं, यहाँ पर शासक, ठीक है, यहाँ पर कालक्रम, यहाँ शासक लिखेंगे, यहाँ कालक्रम लिखेंगे। तो शासक पहला कौन है, बहादुर शाह, बहादुर शाह, जिसको हम कह दे रहे हैं मुअज्जम, मतलब जिसका नाम था मुअज्जम, और ये बहादुर शाह नाम से गद्दी पर बैठा। कालक्रम क्या है इसका, ये 1707 में गद्दी पर बैठा, और 5 साल बाद ही 1712 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो बहादुर शाह मुअज्जम। अच्छा, इसी का एक, इसी को हम लोग कुछ, इसी को हम लोग कहते हैं शाह ए बेखबर। तो ये भी एग्जाम में आता है, शाह ए बेखबर, एग्जाम में आता है कि शाह ए बेखबर किसको कहा जाता है, किस शासक को, तो ये है बहादुर शाह, बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, बहादुर शाह प्रथम, जिसका वास्तविक नाम था मुअज्जम, 1707 में गद्दी पर बैठा है, 1712 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है, और इसको शाह ए बेखबर कहा जाता है। ठीक, औरंगजेब का पुत्र था। इसने क्या किया, इसने अपने पिता की जो पिता ने जो गलतियां की उन गलतियों को सुधारने का प्रयास किया, जैसे कि इसने सिखों के साथ भी अपने संबंध सुधारने के प्रयास किए, राजपूतों के साथ भी संबंध सुधारने का प्रयास किया, और मराठों के साथ भी। और इसी क्रम में ये गद्दी पर बैठता है 1707 में,
और 1708 में ही ये साहू जी को रिलीज कर देता है। क्योंकि जो साहू जी जो औरंगजेब की कैद में थे, उन साहू जी को ही 1707 में क्या कर देगा, कैद से रिहा कर देगा, क्योंकि मराठों के साथ ही संबंध अपने सुधार रहा है। साहू जी भी जब कैद से निकलेंगे तो वो भी जाएंगे अपने क्षेत्र में अपना शासन वापस लेने के लिए, और फिर साहू जी और इनका जो साहू जी के कजिन भाई हैं शिवाजी द्वितीय है ना, जो इसकी माता ताराबाई उनके संरक्षक के रूप में शासन कर रही है, उनके बीच में युद्ध होता है। ठीक है, और वहां से साहू जी का काल स्टार्ट हो जाता है। तो बहादुर शाह ही साहू जी को, जो कि शिवाजी के पौत्र है, उनको रिलीज करता है। ध्यान देना ये बात आपको, शाह एक बेखबर कहा गया। अब बहादुर शाह के बाद अगला जो शासक आया उसका नाम है जहांदार शाह। जहांदार शाह, ठीक है, बहादुर शाह। एक सेकंड जरा मैं टाइम देख लूं। ठीक है भैया समय। तो बहादुर शाह के बाद अगला शासक जहांदार शाह, और ये जहांदार शाह 1712 में गद्दी में बैठता है और 1713 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर कहा जाता है कि जहांदार शाह को गद्दी पर बैठाने में जो मदद की थी वो की थी जुल्फिकार खान ने। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जहांदार शाह को गद्दी पर बैठने में मदद किसने की थी, तो ये की थी जुल्फिकार खान है। और इसी वजह से जहांदार शाह ने गद्दी पर बैठते ही जुल्फिकार खान को अपना वजीर अपॉइंट कर दिया, उसको इनाम भी मिला और जुल्फिकार खान को अपॉइंट क्या वजीर अपॉइंट कर दिया गया। इस जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, लंपट मूर्ख, ध्यान रखना है, लंपट मूर्ख भी कहा जाता है किसको, जहांदार शाह को। तो वो हो गया साहिब अकबर, ये हो गया लंपट मूर्ख। ठीक है, अब जहांदार शाह एक ही साल में जहांदार शाह की मृत्यु हो गई। अब जब जहांदार शाह की मृत्यु हो गई तो अगला शासक बनता है फर्रुखसियार। फर्रुखसियार, फर्रुखसियार के समय में इसको शासक बनाने में, भाई ये शासक बनता है 1713 ईस्वी में और 1719 तक शासन में रहता है। तो कहा जाता है कि फर्रुखसियार को शासन बनाने में दो भाई थे और उनको वो जाने जाते थे सैयद बंधु नाम से। किस नाम से जानते थे, सैयद बंधु। इन सैयद बंधुओं का हाथ था, ये सैयद बंधुओं का सपोर्ट था, इन सैयद बंधुओं ने ही फर्रुखसियार को शासक बनाया। ये जो सैयद बंधु थे, दो भाई थे, एक का नाम था अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला खां, और एक का नाम था हुसैन खां। दो भाई हैं, एक का नाम है अब्दुल्ला खां, दूसरे का नाम हुसैन खां। अब्दुल्ला खां को फर्रुखसियार तुरंत अपना वजीर बनाता है, गद्दी पर बैठते ही वजीर बनाता है, और हुसैन खां को मीर बख्शी बनाता है। मीर बख्शी है ना, मीर बख्शी मतलब तरीके से सेनापति का पद था मीर बख्शी, और वजीर तो क्या था, प्रधानमंत्री था। तो फर्रुखसियार अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन खां को मीर बख्शी बनाता है, यही दोनों भाई सैयद बंधु कहलाए। और फर्रुखसियार को भी धूर्त शासक कहा गया है, धूर्त, इसको ही बोला गया है धूर्त। ठीक है, धूर्त शासक। तो ये आपका शाह बेखबर हो गया, ये लंपट मूर्ख है, धूर्त शासक हो गया फर्रुखसियार। फर्रुखसियार के ही समय की कुछ घटनाएं इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर हम देख लें, फर्रुखसियार के समय की एक इंपॉर्टेंट घटना है कि 1716 ईस्वी में इसने बंदा बहादुर की हत्या कराई। बंदा बहादुर कौन है, तो जब गुरु गोविंद सिंह की जब हत्या हुई थी, गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हुई, तो उससे पहले ही गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर को अपना एक तरीके से प्रतिनिधि अपॉइंट कर दिया था। गुरु तो नहीं बनाया था, क्योंकि गुरु तो वो गुरु ग्रंथ साहिब को ही अब अंतिम गुरु कह दिया गया था, है ना, यानी गुरु परंपरा की समाप्ति कर दी गई थी। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा बहादुर जी को क्या किया, अपना प्रतिनिधि अपॉइंट कर दिया और कहा कि आप जो है घूम घूम करके और सिख धर्म के बारे में या फिर जो गुरुओं का जो संदेश है उसके बारे में लोगों को प्रचारित करेंगे। तो बंदा बहादुर ने भी मुगलों के खिलाफ काफी अभियान चलाए। 1716 में फर्रुखसियार ने बंदा बहादुर की हत्या करा दी। ठीक है, 1717 में अगर हम देखें, 1717 में फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया, है ना, और फरमान क्या था कि अंग्रेज अब खुद से एक तरीके से अंग्रेजों को एक दस्तक जारी करने की परमिशन दे दी, एक तरीके से पास पास मतलब एक तरीके से मान लीजिए, जब अंग्रेजों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सामान लेकर के जाना है, तो जो भी एंट्री पॉइंट होगा, जहां से भी प्रांत चेंज होगा, है ना, तो उस एंट्री पॉइंट पर अब अंग्रेजों को, अगर अंग्रेजों के पास है भाई, क्योंकि जो मुगल शासक है वो तो पूरे सूबे का शासक है, तो अब अगर एक सूबेदार के प्रांत से दूसरे सूबेदार के प्रांत में जाना है तो वो उससे सिर्फ क्या करना है, उसको सिर्फ फर्रुखसियार जो कि मुगल शासक है उसका पास दिखा देना है ना, और वो जो एंट्री पास है उसको दिखाते ही अब उस जिस माल का व्यापार हो रहा है
उस पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। तो फर्रुख शेर ने क्या कह दिया कि आप जो है मतलब फर्रुख शेर ने सिर्फ 3,000 रुपए वार्षिक, फर्रुख शेर ने 3,000 रुपए वार्षिक ले करके, है ना, फर्रुख शेर ने कहा अंग्रेजों से कि आप 3,000 रुपए वार्षिक हमको देते रहिएगा, और पूरे बंगाल के क्षेत्र में ट्रेड करने की इनको परमिशन दे दी गई कि आप जो है पास जारी करिए और ट्रेड करिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्रुख शेर ने एक तरीके से क्या किया, इनको इस पास को या दस्तक को जारी करने की पावर दे दी, है ना, पास को जारी करने की, कि अब अंग्रेज, अब फर्रुख शेर के पास बार बार आने की जरूरत नहीं है, अब अंग्रेज खुद ही अपने लिए दस्तक जारी कर लेंगे, अपने लिए पास जारी कर लेंगे। तो अंग्रेज भी इसको मिसयूज करने लगे, वो और भी दूसरे व्यापारियों को भी वो पास भेज देते थे, है ना, उनसे कमीशन लेकर के। तो इसी जो ये दस्तक जारी करने की पावर है, इसी को ही कहा गया मैग्ना कार्टा, अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। तो आपसे एग्जाम में पूछा आता है कि अंग्रेजों के लिए दस्तक जारी करने का जो पावर है, जो मैग्ना कार्टा है, ये किस शासक के द्वारा दी गई? तो फर्रुख शेर के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1717 में। और इसके द्वारा पूरे बंगाल में मात्र 3,000 रुपए वार्षिक टैक्स दे करके, यानी कि आप राजकोष में 3,000 रुपए सालाना जमा करिए और बंगाल भर में आप मुफ्त व्यापार करिए। तो ये मैग्ना कार्टा जारी कर दिया, ठीक है। और फिर 1719 में हम देखेंगे कि फर्रुख शेर की मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हुई? जो सैयद बंधु है इन्होंने ही मृत्यु, इनकी हत्या करा दी फर्रुख शेर की। क्यों? क्योंकि अब फर्रुख शेर को ये समझ में यहाँ पर आने लगा था कि जो सैयद बंधु हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ज्यादा ही अपना कंट्रोल करते जा रहे हैं, फर्रुख शेर को दरकिनार करते जा रहे हैं, यानी इसको अपने लोगों कठपुतली बना लिए हैं, और पूरे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा जो नियंत्रण है वो ये सैयद बंधु ही बना रहे हैं। तो फर्रुख शेर ने इनको भी साइड करने का प्लान बनाया कि इनको भी मैं क्या कर दूं, इनको मैं साइडलाइन कर दूं और पूरा का पूरा पावर अपने हाथों में केंद्रित कर लूं। ये बात जब सैयद बंधुओं को समझ में आई तो सैयद बंधुओं ने फर्रुख शेर की हत्या करा दी 1719 में, है ना, क्योंकि सैयद बंधु तो अपना ही कठपुतली शासक चाहते थे ताकि पूरी पावर उनके हाथ में रहे। और इसके बाद फिर फर्रुख शेर के बाद दो शासक आते हैं इतिहास में जिनका बहुत ज्यादा जिक्र हमें मिलता नहीं है। एक तो है रफी उद दरजात, रफी उद दरजात, और दूसरा है रफी उद दौला, रफी उद दौला, ठीक है। ये दो शासक बनाए जाते हैं सैयद बंधुओं के द्वारा। सबसे पहले रफी उद दरजात को बनाया गया, कब? जनवरी 1719 में। देखिए जनवरी 1719 की हत्या की गई, फरवरी 1719 में रफी उद दरजात को शासक बनाया गया। लेकिन जून 1719 में रफी उद दरजात की मृत्यु हो गई। यानी कि अगर मैं कह दूं फरवरी 1719 से लेकर के और जून 1719 तक शासक कौन रहा? रफी उद दरजात। और जून 1719 से सितंबर 1719 तक शासक रहा रफी उद दौला। तो इन दोनों, ये इसकी भी मृत्यु हो गई बीमारी के कारण, रफी उद दरजात की भी, है ना, इसको पेचिस की बीमारी हो गई थी और इसको टीबी हो गई थी। तो इन दोनों की ही बीमारियों के कारण मृत्यु हो गई। बनाया किसने था? सैयद बंधुओं ने ही। जब रफी उद दौला की मृत्यु हो गई तो अब ये जो सैयद बंधु हैं, देखिए इनको भी सैयद बंधु ने बनाया। अब जो सैयद बंधु हैं वो अगला शासक बनाएंगे मोहम्मद शाह को। सैयद बंधु अगला शासक किसे बनाएंगे? मोहम्मद शाह को। और ये मोहम्मद शाह शासक बनता है 1719 में, और 1719 से लेकर के ये रहता है 1748 ईस्वी तक, 1748 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह थोड़ा सा इनसे होशियार निकला, अपने पिछले ये जो शासक हैं इनसे। अब मोहम्मद शाह समझ रहा था कि अगर मैंने थोड़ा सा भी अगर सैयद बंधुओं का विरोध किया तो सैयद बंधु जो है ना, ये समझ रहा था कि अगर मैंने सैयद बंधुओं का विरोध किया तो सैयद बंधु मेरा भी हाल वही करेंगे जो फर्रुख शेर का किया था। तो अब ये जो मोहम्मद शाह है, ये इसने ही प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया कि किस तरीके से मैं सैयद बंधुओं को लाइन आउट करूं, है ना, साइड लाइन कर दूं। और इसने प्लान बना करके सैयद बंधुओं की हत्या करा दी, ठीक है। सैयद बंधु इसका कुछ कर पाते उससे पहले ही मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं की हत्या करा दी। और यहाँ पर जो मोहम्मद शाह है इसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान देना है, इसको मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। तो इसने ये तो सैयद बंधु की हत्या करा दी। तो क्वेश्चन आपसे ये भी बनता है कि किसके समय में जो सैयद बंधु हैं उनका पतन हुआ, है ना, किस शासक के समय में सैयद बंधुओं का पतन हुआ? तो वो शासक है मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको हम मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं। ओके, इसके बारे में कुछ और चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि किस शासक के समय में, किस मुगल एम्परर के समय में
नादिर शाह ने, जो कि ईरान का एक शासक है, 1736 ईस्वी में वो ईरान की गद्दी पर बैठा था और 1736 में गद्दी पर बैठा, 1739 में उसने भारत का पहला अभियान किया। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि सैयद बंधुओं का पतन, सैयद बंधुओं का पतन किस किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय में। दूसरा, नादिर शाह का, नादिर शाह जो कि ईरान का शासक है, नादिर शाह का 1739 में भारत में आगमन हुआ और नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया। मोहम्मद शाह को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा और लगभग 52 दिनों तक और 58 दिनों तक, है ना, 58 दिनों तक नादिर शाह ने पूरे दिल्ली में लूटपाट की, सब कुछ लूटा। दिल्ली के लाल किला के अंदर जो तख्त ए ताउस है, जिसकी स्थापना शाहजहां ने कराई थी, उस पर बैठ करके वो अपना केस वगैरह सुनता था। तो तख्त ए ताउस को ले गया ये, कोहिनूर हीरे को ले गया, है ना, और बहुत सारी धन संपदा को लूट करके लेके गया, क्योंकि तो इसीलिए नादिर शाह आया ही था, वो जान ही रहा था कि भारत में बहुत ज्यादा संपत्ति है। तो तख्त ए ताउस, कोहिनूर हीरा, इस सब को लेकर के नादिर शाह वापस चला गया। अब तो दो चीज आपको मोहम्मद शाह के बारे में याद रखनी है, एक तो सैयद बंधुओं का पतन और दूसरा नादिर शाह का भारत में आक्रमण। ठीक है, तो ये दो चीजें हो जाएंगी मोहम्मद शाह के बारे में। अब अगला शासक हम देखते हैं, इसको मैं साफ करता हूँ, उसके बाद से अगला शासक बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक होगी ये चीजें। तो आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या घटना है मोहम्मद शाह के समय की। ठीक है, मैं साफ करता हूँ इसको। देखिए, 1739 में नादिर शाह लूट करके चला गया। फिर हम देखेंगे कि हाँ, 1748 लगभग 45 में ईरान में सत्ता का परिवर्तन होता है और शासक बनता है अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, नादिर शाह की जगह पर अब शासक बनेगा ईरान का अहमद शाह अब्दाली 1745 के समथिंग में। और अब 1748 में हम देख रहे हैं कि मोहम्मद शाह की भी मृत्यु हो गई और मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है अहमद शाह। अगला शासक बनेगा अहमद शाह। कालक्रम इसका क्या है? 1748 से लेकर के और 1754 तक, 1748 से लेकर 1754 तक अहमद शाह शासक है दिल्ली सल्तनत का। 6 साल रहा और इस अहमद शाह के ही समय में सबसे पहली बार अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। और भी बहुत बार आक्रमण किए हैं, लेकिन सबसे पहला प्रथम आक्रमण अहमद शाह अब्दाली का इस में हुआ। अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण इसी के समय में होता है, अहमद शाह के समय में। और जो अहमद शाह ये भी अपनी राजधानी छोड़ के भाग जाता है। अहमद शाह अब्दाली खूब बढ़िया लूटता है। अच्छा, ये भी भारत अपने जो नादिर शाह है उससे ही प्रेरित होकर के आता है। वो देखता है कि जो नादिर शाह है, नादिर शाह बहुत ज्यादा धन संपत्ति लूट करके आया था, तो ये देख करके अहमद शाह अब्दाली भी प्रभावित होता है, वो भी भारत आता है ना, लूटपाट करने के लिए। अहमद शाह अब्दाली भी खूब बढ़िया लूट करके और वापस चला आता है अपने देश में। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली इसको जो अहमद शाह शासक है इसका भी बहुत ज्यादा रोल रहा नहीं है। ये केवल हमको ध्यान रखना है कि अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण इसी के दौर में हुआ था। 1754 में अहमद शाह की मृत्यु होती है और अब अहमद शाह की मृत्यु के बाद अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा आलमगीर द्वितीय। आलमगीर सेकंड, आलमगीर द्वितीय। अगला शासक बनेगा आलमगीर द्वितीय और ये रहता है 1754 से लेकर के और 1758 ईडी तक। ठीक है, आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर के 1758 तक शासक रहेगा। ठीक है, और इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो है प्लासी का युद्ध। आलमगीर के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था। तो आलमगीर द्वितीय, प्लासी का युद्ध। अहमद शाह अब्दाली इसके समय भी भारत आता है, लूटपाट करता है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट घटना वही प्लासी का युद्ध है। आलमगीर द्वितीय के बाद अगला जो शासक बना वो बना शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो आलमगीर द्वितीय के बाद अगला शासक बन रहा है शाह आलम द्वितीय।
कब से कब तक रहा ये? तो ये रहा 1758 से लेकर के और 1806 तक, काफी लंबे वक्त तक ये रहा, 42 से 48 साल है ना शासक रहा। तो शाह आलम द्वितीय 1758 से लेकर 1806 तक शासक रहा। इसके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे कि इसके समय में ही बक्सर का युद्ध हुआ। इसके समय में ही बक्सर का युद्ध हुआ, कब? 1764 में। इसके समय में ही बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, ठीक है। और इस बक्सर के युद्ध में हम देखते हैं कि ये ट्रिपल अलायंस जो है वो लड़ी थी ब्रिटिश से। तो ट्रिपल अलायंस में कौन कौन शामिल है? एक तो शाह आलम द्वितीय है, एक शामिल है मीर कासिम, मीर कासिम है, शाह आलम द्वितीय है। ये मीर कासिम कौन है? मीर कासिम है बंगाल का नवाब था। शाह आलम सेकंड हो गया, मीर कासिम हो गया, और दूसरा था शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला। और ये शुजा-उद-दौला कौन है? तो दोस्तों शुजा-उद-दौला है अवध का नवाब, है ना। शुजा-उद-दौला कौन है? अवध का नवाब है। ओके, अब शुजा-उद-दौला है अवध का नवाब। यहाँ से एक चीज मुझे और याद आ गई, वो थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए। मैंने आपसे बात की थी अभी मोहम्मद शाह रंगीला की, है ना। मोहम्मद शाह की बात की थी मैंने। मोहम्मद शाह के समय की एक मुख्य घटना आपको ये याद रखनी है, इसके समय में बहुत से स्वतंत्र जो क्षेत्र है वो स्वतंत्र हो गए थे, है ना। जैसे कि मोहम्मद शाह ने अपने समय में कुछ सूबेदार अपॉइंट किए, जैसे कि उसने अवध में अपॉइंट किया शहादत खां को। तो शहादत खां को अवध का गवर्नर बनाया गया था, अवध का सूबेदार बनाया गया था शहादत खां को अवध में। तो इसने भी, शहादत खां ने क्या किया? अवध में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और यही शहादत खां का ही पीढ़ी चली आ रही है। और फिर हम देखते हैं कि ये है शुजा-उद-दौला। 1764 के दौर में शुजा-उद-दौला है अवध का नवाब, जो है ना। फैजाबाद अयोध्या वाला क्षेत्र है, लखनऊ वाला क्षेत्र है, तो शहादत खां था। एक बंगाल वाले क्षेत्र में 1713 में गया हुआ था मुर्शीद कुली खां, और उसने भी इसी समय में मोहम्मद शाह के दौर में ही, देखिए सब सबके सब मोहम्मद शाह के समय में ही स्वतंत्र हो रहे हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं इस मुगल अंपायर से। तो यहाँ पर मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां, इस मुर्शीद कुली खां ने भी बंगाल का अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, है ना। तो स्वतंत्र बंगाल भी अलग हो गया मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में। ठीक वहीं हम देखेंगे कि हैदराबाद वाले क्षेत्र में, हैदराबाद में चिनकिलिज खां, चिन हाँ चिनकिलिज खां, हैदराबाद के क्षेत्र में चिनकिलिज खां, जिसको हम बुरहान उल मुल्क भी बोलते हैं, बुरहान उल मुल्क। इसने अपने आप को हैदराबाद के क्षेत्र में स्वतंत्र कर लिया, ठीक है। कर्नाटक के क्षेत्र में अगर हम लोग देखें, कर्नाटक के क्षेत्र में सादतुल्ला खां है, सादतुल्ला खां, इसने आपको स्वतंत्र कर रखा था। तो इस तरीके से कुछ ये क्या हो गई कि ये सब सूबेदार ही हुआ करते थे जिन्होंने अपने आप को बाद में स्वतंत्र कर लिया। और ये सब किसके समय में स्वतंत्र हो रहे हैं? मोहम्मद शाह के समय में। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, पूछी जाने वाली चीजें हैं कि जो मुगल अंपायर है उसका जो विखंडन हुआ वो किस एम्परर के समय में हुआ है? तो मोहम्मद शाह के समय में, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। हाँ, अब आते हैं हम लोग वापस से शाह आलम द्वितीय में। बक्सर का युद्ध लड़ा इसने। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की जो इंपॉर्टेंट संधि है, इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये भी किसके समय में हुई? शाह आलम द्वितीय के समय में ही, 1765 में, ठीक है। चलिए, इलाहाबाद की संधि कहा जाता है कि जो शाह आलम है, इस शाह आलम की अंग्रेजों ने आंखें निकलवा ली थी ना, इसको अंधा करा दिया गया था। तो ये अंधे शासक के रूप में भी ये जाना जाता है। तो इसे शाह आलम द्वितीय को अंधा शासक भी कहा जाता है, अंधा शासक। अंधा होने के बावजूद भी इसने इतने लंबे समय तक शासन किया। अंधा शासक। बक्सर का युद्ध हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई 1803 ईस्वी में। 1803 ईस्वी में इसने क्या किया? इसने पूरी तरीके से अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों का पेंशनर बन गया, है ना। तो 1803 ईस्वी में बिल्कुल इसने संधि कर ली। देखिए वही दौर है जब 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि लेकर के आया है। तो 1803 ईस्वी में एक तरीके से बिल्कुल जो शाह आलम द्वितीय है, इसने भी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। और अंग्रेजों का एक तरीके से अंग्रेजों का रिप्रेजेंटेटिव होकर काम कर रहा है। 1806 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है।
शाह आलम द्वितीय की 1806 में मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु होने के बाद अगला जो शासक बना वो बना अकबर सेकेंड। ठीक है, अकबर सेकेंड। ये अकबर सेकेंड 1806 से लेकर के और 1837 तक रहा। हाँ अच्छा, एक चीज और याद आ गई, शाह आलम द्वितीय के समय की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, और वो है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध। अब देखिए, अब इसके पीछे का क्या कारण है पानीपत के तृतीय युद्ध का? पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये हो रहा है 1761 में। 1761 में देखिए, ये वो दौर है जिस समय बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में जो मराठा है वो बहुत मजबूत हो चुके थे। और मराठा ये देख रहे हैं कि यार जब भी देखो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रीजन से जो इन्वेडर्स हैं भारत में घुस आ रहे हैं, कभी नादिर शाह आ रहा है, इससे पहले जो मंगोल्स आ रहे थे, है ना, और भी मिडिल एशियन बहुत सारे इन्वेडर्स थे वो भारत आ रहे थे। और अब ये देख रहा है कि लगातार अहमद शाह अब्दाली भी भारत आ जा रहा है, जब इसकी इच्छा कर रही भारत आ जा रहा है, लूटपाट कर ले रहा है ना। और पंजाब और इलाहाबाद, पंजाब से लेकर के दिल्ली तक का जो पूरा क्षेत्र है उसको पूरी तरीके से उसने क्या कर रखा है, उसको बिल्कुल से अस्थिर कर रखा है। तो अब जो मराठास हैं इन्होंने देखा कि शाह आलम द्वितीय तो अयोग्य है, ये तो अपने जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर क्षेत्र है उसकी रक्षा कर नहीं पा रहा है, और वही एक जो भी इन्वेडर्स हैं मिडिल एशिया से जो आ रहे हैं उनके आने का एक एंट्री पॉइंट एक वही है केवल, है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया जो उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र है, जो कि आपका हम देख रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा वाले रूट से होकर के जो आ रहा है क्षेत्र से। तो अब मराठों ने उस क्षेत्र की रक्षा करने का दायित्व तो स्वयं संभाला, है ना। मराठों ने कहा कि इस वाले क्षेत्र पे अब हम इस वाले क्षेत्र की रक्षा करेंगे ताकि जो भी इन्वेडर्स है भारत में घुस पाए। ठीक है, तो जब वो मराठों ने ये जिम्मेदारी उठाई कि शाह आलम से तो कुछ हो नहीं पा रहा, नाम का ये केवल शहंशाह हिंदुस्तान है, इस क्षेत्र की रक्षा हमको करनी है। क्यों? क्योंकि मराठा अपने आप को अब देख रहे थे कि हम मुगल्स के बाद या मुगल्स को हटा करके हम ही अब भारत के शासक बनेंगे। तो इसलिए भारत के शासक क्योंकि स्वयं बनना चाह रहे थे, और अच्छा इस समय बिल्कुल मजबूत थे। अगर मुगल्स के बाद अगला अगर नाम आ रहा था, अगले जो दावेदार थे तो वो मराठास ही थे। और बालाजी बाजीराव के समय में ये बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके थे, बहुत बड़े क्षेत्र को इन्हें जीत रखा था। अली खां के साथ भी इन्होंने संधि कर रखी थी, उनसे चौथ देशमुखी ले रखा था, है ना, मुगल से भी बहुत सारे क्षेत्र ले रखे थे। तो अब ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर क्षेत्र में अब इन्होंने इसकी सिक्योरिटी करने का दायित्व तो संभाला। और अब ये जब इनको पता चलता है, अच्छा हाँ, अब ये जब क्या करते हैं कि ये पहुंचे लाहौर, मराठास पहुंचे लाहौर, और लाहौर में जो अहमद शाह अब्दाली का प्रतिनिधि था, अहमद शाह अब्दाली भारत आया, लाहौर वाले क्षेत्र में, लाहौर मुल्तान के क्षेत्र में अहमद शाह अब्दाली ने कंट्रोल किया, और वहां पर अपना एक प्रतिनिधि छोड़ करके वो वापस चला गया अपने क्षेत्र। लेकिन मराठास गए, मराठास ने अपने एक सैन्य टुकड़ी भेजी सेनापति के नेतृत्व में, और जाकर के उसको सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में भेजी गई थी, और वो जो अहमद शाह अब्दाली का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि है उसको वहां से हटा दिया। जब हटा दिया तो ये बात अहमद शाह अब्दाली को बहुत बुरी फील हुई कि भाई उसका रिप्रेजेंटेटिव हटा दिया गया है। तो इसी का बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली वापस से भारत की ओर कूच करता है, और यहाँ जब मराठास को पता चलता है कि अहमद शाह अब्दाली भारत वापस से आ रहा है इन्वेट करने, तो ये भी अपनी सेना लेकर के जाते हैं, और यही पानीपत वाले मैदान में ही, क्योंकि देखिए पानीपत का जो क्षेत्र है वो भी यही पड़ रहा है, हरियाणा वाला क्षेत्र जहां से होकर के सारे आ रहे हैं, उसी वाले क्षेत्र में यही पानीपत। तो इसीलिए मोस्टली जो इतने सारे मुख्य मुख्य लड़ाइयां हुई यही हुई, क्योंकि ये था कि भारत में एंट्री करने से पहले ही बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर ही उनको रोक दिया जाए। तो इसी वजह से जितने भी महत्वपूर्ण जो है, हम अब बाबर को देखें, बाबर भी देखिए यहीं से आ रहा है ना, और यही कारण है कि यहाँ पर युद्ध हुआ। ठीक, दोबारा से जब मुगल्स की स्थापना होनी थी, मुगल्स को मजबूत होना था, तो उस समय भी हम देखें हेमू के साथ भी यहीं पर युद्ध हो रहा है। अब तीसरी बार फिर से जब अहमद शाह अब्दाली भारत आने का प्रयास कर रहा है, तो भी यहीं पर मराठा जाकर के इसको रोकने का कोशिश कर रहे हैं। तो जब इनको पता चला तो इन्होंने भी सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव के नेतृत्व में बालाजी बाजीराव ने अपना एक सैन्य टुकड़ी भेजी, और यहाँ पर 1761 में अहमद शाह अब्दाली और जो पेशवा बालाजी बाजीराव है इसकी सेना के बीच में यहाँ पर युद्ध होता है। और इस युद्ध में कहा जाता है कि मराठास के जो सब अच्छे अच्छे जो सेनापति थे, है ना, बहुत मजबूत जो सैनिक थे, वो सब यहाँ पर मारे गए। लगभग 25,000 मराठों की सेना यहाँ पर मारी गई। और इससे इसी युद्ध के बाद ही, इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि मराठा जो अपने आप को मुगल्स का उत्तराधिकारी देख रहे थे कि हम मुगल्स के बाद हम ही शासन करेंगे, और सभी लोग ये मान रहे थे कि मुगल्स के बाद मराठा ही अगले शासक बनेंगे, तो इनका जो सपना है इस युद्ध के साथ ही टूट गया।
है ना। और इस युद्ध में जो अहमद शाह अब्दाली उसकी जीत हुई, मराठास के जो मुख्य मुख्य सारे सेनापति सैनिक सब मारे गए, सदाशिवराव भाऊ मारा गया, विश्वासराव मारा गया। और इस युद्ध में इस हार का और इतने सारे सैनिकों की मौत का दुख के कारण ही जो बालाजी बाजीराव है उनकी भी जनवरी के लास्ट में बालाजी बाजीराव की मृत्यु आती है। अब बालाजी बाजीराव की मृत्यु के साथ ही जो ये मराठा अंपायर है ये भी धीरे धीरे डिक्लाइन होना चालू कर देता है, नीचे जाना चालू कर देता है, क्योंकि अब बालाजी बाजीराव के बाद देखिए माधवराव भी अगले पेशवा बने, बट वो भी मजबूत थे, लेकिन महज 9-10 सालों में ही माधवराव की मृत्यु हो गई। तो वो भी अपने आप को मजबूत तक का जो ये लॉस था, इस लॉस की को रिकवर करने से पहले ही माधवराव भी की भी मृत्यु हो गई। और फिर उसके बाद जो भी पेशवाज आए वो उतने मजबूत रहे नहीं, और यही कारण है कि बाद में धीरे धीरे जाकर के पूरा मराठा साम्राज्य डिक्लाइन हो गया, समाप्त हो गया। तो ये भी एक शाह आलम द्वितीय के समय की महत्वपूर्ण घटना है। बक्सर के युद्ध, इलाहाबाद की संधि, पानीपत का तृतीय युद्ध, है ना। पानीपत का तृतीय युद्ध भी एक निर्णायक युद्ध रहा कि अब भारत में ना तो अभी तक तो ये था पानीपत के युद्ध से पहले कि मुगल्स के बाद मराठा ही बनेंगे अगले शासक, लेकिन इस युद्ध ने ये क्लियर कर दिया, है ना। इतिहासकार कहते हैं कि इस युद्ध ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि मुगल्स के बाद अब मराठा तो नहीं बनेंगे भारत के शासक, भले ही कोई और बने, है ना, लेकिन मुगल्स के जो उत्तराधिकारी है वो मराठा नहीं बनेंगे, कोई और दूसरा कोई भी बन सकता है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है कि इस युद्ध ने मराठा के सपने को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया, तोड़ दिया। अब 1737, अब हम देखते हैं अकबर सेकंड 1806 में आया, 1837 तक रहा। इसके समय की एक ही महत्वपूर्ण घटना है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, और ये है कि अकबर सेकंड ने राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा, ब्रिटेन की महारानी से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ ये वो दौर था जब अंग्रेज अकबर सेकंड को कुछ मान ही नहीं रहे थे, है ना, वो इसको तो बिल्कुल निग्लेक्ट करे हुए थे। तो अकबर सेकंड, क्योंकि ये भी भले ही नाम का शासक है पर है तो सही, तो जब तो इसने जो है अब राम मोहन राय को अपना प्रतिनिधि बना करके ब्रिटेन की महारानी से मिलने के लिए भेजा, ताकि वो जाकर के इनकी जो समस्या है इसकी समस्या से अवगत करा सके ब्रिटेन की महारानी को कि जो अंग्रेज है उनके साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तो राम मोहन राय इनका रिप्रेजेंटेटिव बन के, है ना, राम मोहन राय इनका प्रतिनिधि बन के और जाते हैं ब्रिटेन की महारानी से मिलने। और इसी दौरान ही अकबर सेकंड राम मोहन राय को राजा की उपाधि देता है, राजा की उपाधि। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक के द्वारा दी गई। तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा दी गई, अकबर सेकंड के द्वारा दी गई। अकबर सेकंड 1806 से 1837 तक शासक है। यही इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है, और कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं है नहीं। अकबर सेकंड के बाद अगला जो शासक बना वो बना बहादुर शाह द्वितीय, जिसे हम कह देते हैं बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। अब बहादुर शाह जफर शासक बनते हैं 1837 में। कब तक रहे? 1857 ईस्वी तक। अब हम देखेंगे कि जो बहादुर शाह सेकंड है वो तो अब इतने कमजोर, यानी कि यहाँ तक मुगल जो अंपायर है वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि वो केवल अब दिल्ली के क्षेत्र तक ही सीमित रह गया है, बस, है ना। सिर्फ अब इसका साम्राज्य कहां तक रह गया? मात्र दिल्ली में ही सिमट कर रह गया। उसमें भी अंग्रेजों को इतने में भी संतोष नहीं है, उन्होंने बहादुर शाह जफर को एक फरमान भेज दिया कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लाल किले को खाली कर दो, रेड फोर्ट, लाल किला खाली कर दो। भाई अब यही एक जगह बची थी बहादुर शाह के रहने के लिए। तो अब अंग्रेजों ने एक संदेश भेजा बहादुर शाह के पास कि जितना जल्दी जल्दी हो सके लाल किले को आप खाली कर दीजिए। तो बहादुर शाह भी इससे बहुत चिंतित थे और अंग्रेजों के बहुत क्रोधित थे, लेकिन कर ही क्या सकते हैं, कमजोर शासक थे, उम्र भी बहुत बढ़ हो चुकी थी। और 1857 के आसपास, जिस समय 1857 की क्रांति हुई, उस समय इनकी उम्र लगभग 82 साल की थी। तो बेचारे अंदर से तो क्रोधित थे ही अंग्रेजों के ऊपर, बदला लेना चाह रहे थे पर कर कुछ पा नहीं रहे थे। लेकिन इनको मौका मिलता है 1857 में, क्योंकि 1857 में ही इनके समय में ही क्या हो रही है, 1857 की क्रांति हो रही है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का रिवॉल्ट हुआ। अब जब रिवॉल्ट हुआ तो मेरठ के क्षेत्र से विद्रोह करके जो सैनिक हैं, जो अंग्रेज सेना में जो सैनिक थे भारतीय, वो सब विद्रोह करके और दिल्ली की ओर कूच करते हैं, है ना। बख्श खां के नेतृत्व में सब दिल्ली आते हैं। लेकिन अब इन लोगों ने विद्रोह तो कर दिया था, लेकिन इनके पास कोई भी विजन नहीं था कि अंग्रेजों को भारत से निकालने के बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएंगे, हम शासन कैसे चलाएंगे। मतलब देखिए, सैनिक सैनिक होता है, सैनिक
एडमिनिस्ट्रेशन तो चला नहीं सकता है ना, शासक एक अलग चीज है और सैनिक अलग है। सैनिक केवल जो उनको कमांड दिया जाएगा उस कमांड को पूरा करेंगे, लेकिन अब शासन कैसे चलाना है इसका कोई अनुभव सैनिकों के पास है नहीं। तो इन्होंने कहा कि अब हमें कोई ना कोई अपना प्रतिनिधि अपॉइंट करना पड़ेगा, है ना, जो कि हमको गाइड करे। तो अब ये था कि भाई किसको बनाया जाए अपना प्रतिनिधि। तो उस समय एक ही व्यक्ति का नाम समझ में आया, बहादुर शाह सेकंड, क्योंकि यही है, भले ही अभी कमजोर हो चुके हैं लेकिन फिर भी इनके साथ ये तो लगा है ना कि ये मुगलिया सल्तनत के शासक है ना। इनका जो अगर हम पास्ट देखें, पास्ट इनका इतना ग्लोरियस था कि लोग अभी भी बहादुर शाह सेकंड को अपना शासक मान रहे थे। और अंग्रेजों ने चूंकि इनको अपना किला खाली करने के लिए आदेश दे रखा था, तो इसलिए लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे वो भी बहादुर शाह के साथ जुड़ गए, भावनाएं भी जुड़ गई। तो लोगों का भी अच्छा खासा सपोर्ट था बहादुर शाह को। सैनिकों को भी यही लगा कि अभी वर्तमान में एक ही एक फेस है जो कि पूरे इंडिया में, जो कि सभी लोग इनके अंडर में आ सकते हैं, है ना। तो और इनसे बड़ा कोई फेस दिख नहीं रहा था, बहादुर शाह जफर ही सबसे बड़े फेस दिखे इनको। तो ये सब आते हैं 11 मई को सुबह सुबह ही बहादुर शाह के पास पहुंच जाते हैं 1857 को विद्रोह करके, और बहादुर शाह को ये आमंत्रित करते हैं कि आप हमारा रिप्रेजेंटेशन करिए, हमारा प्रतिनिधित्व करिए। बहादुर शाह जफर की भी आयु हो चुकी थी 82 साल, वो भी समझ नहीं पाते क्या किया जाए। लेकिन फाइनली चूंकि अब इनका क्रोध तो था ही अंग्रेजों के विरुद्ध, फाइनली इन्होंने इनका रिप्रेजेंटेशन करना स्वीकार कर लिया, इनका प्रतिनिधि बनना स्वीकार कर लिया। तो बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किले में एक बार फिर से मुगलिया सल्तनत का शासक घोषित किया गया और इनको सुल्तान हिंद की उपाधि दे दी गई। ठीक, बहादुर शाह ने इनका प्रतिनिधित्व किया। लेकिन 1857 की जो क्रांति है बहुत जल्द ही इस मतलब दिल्ली, अभी तो दिल्ली में पूरा सैनिकों ने अपना कंट्रोल कर लिया, लेकिन बहुत जल्द ही दिल्ली से इन सैनिकों को खदेड़ दिया गया है कि जो विद्रोह है उसको समाप्त कर दिया गया। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि 1858 आते आते जो ये क्रांति है, 1857 का जो विद्रोह है, ये क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। 1857 में जैसे ही 1857 में दिल्ली पर अंग्रेजों का फिर से अधिकार हुआ, उन्होंने तुरंत ही बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह करने के कारण, षड्यंत्र करने के आरोप में 1857 में ही जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके जफर को रंगून जेल भेज दिया गया। म्यांमार, म्यांमार की रंगून जेल, है ना, म्यांमार की आधुनिक म्यांमार के रंगून जेल में भेज दिए गए। किसको? जफर शाह, बहादुर शाह जफर को। कब? 1857 में ही भेज दिया गया। वही अब इनको भेजते ही, ध्यान दीजिए, 1857 में बहादुर शाह को दिल्ली से हटा करके और रंगून भेजा, तो अब यानी कि जो मुगल शासक है वो पूरी तरीके से गद्दी से हट गया। तो 1857 में ही हम देखते हैं कि मुगल जो वंश है उसका अंतिम रूप से समाप्ति हो जाती है, यानी कि मुगल वंश के ताबूत की अंतिम कील साबित होता है 1857 का ईयर। और इसमें बहादुर शाह को गद्दी से हटा करके रंगून भेजते ही मुगल काल समाप्त। और अब जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के कंट्रोल में अब वास्तु, अभी तक तो एक नाम मात्र के तो थे ही ना मुगल शासक, हाँ, नाम तो चले, भले ही सब चल रहा था ब्रिटिश का, लेकिन नाम तो चल रहा था मुगल का, मुगल शासक का। लेकिन इसको हटाते ही अब अंग्रेजों ने पूरी की पूरी जो शक्ति है वो अपने हाथों में ले ली। और हम देखेंगे कि 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र जारी होता है और भारत आता है 1 नवंबर 1858 को। और इस घोषणा पत्र को 1 नवंबर 1858 को तत्कालिक जो वायसराय हैं, उनको, है ना, गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग, जिसके समय में ये विद्रोह हुआ था, उन्हीं कैनिंग को ही वायसराय घोषित कर दिया गया इस 1 नवंबर 1858 के घोषणा पत्र के द्वारा, महारानी विक्टोरिया के। और उन्होंने ही इलाहाबाद के मिंटो पार्क में इस विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र वो पढ़ के सुनाया। और उस घोषणा पत्र में ये कहा गया कि अब से मुगल शासक को समाप्त करके और पूरा का पूरा जो भारत का कंट्रोल है, भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो, या जो शासन व्यवस्था है, वो सीधे अब डायरेक्ट ब्रिटिश शासन के, ब्रिटिश हुकूमत के अधीन जाता है। तो हम देखेंगे कि नवंबर 1858 से अब जो मुगल वंश है वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, है ना। और पूरा का पूरा जो कंट्रोल है, पूरा का पूरा जो शासन है वो किसके हाथ में चला गया? वो चला गया क्राउन के, यानी कि ब्रिटिश महारानी, या मैं कह दूं ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया, है ना। तो हमने यहाँ तक ये घटना देख ली कि किस तरीके से
मुगल्स डिक्लाइन हुए, पहले तो दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन हुआ, फिर मुगल्स, और फिर उसके बाद हमने लेटर मुगल्स को देखा, और हमने देखा कि 1 नवंबर 1858 को अब मुगल से पूरा का पूरा जो शासन है वो ब्रिटिश के पास ट्रांसफर हो गया। ठीक है, और यहाँ से फिर अब 1858 के बाद से अब हम ब्रिटिश के समय की होने वाली घटनाएं देखेंगे, और यहीं से अब चालू हो जाती हैं जो भी राष्ट्रीय आंदोलन है ना। तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री वाले टॉपिक में। वैसे तो 1707 के बाद मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो जाता है, लेकिन हम उसको फिर भी एक हम बोल देते हैं लेटर मुगल्स करके बोल देते हैं, है ना। लेटर मिडवल हिस्ट्री का पोर्शन मान लेते हैं। तो यहाँ तक की चीजें आपकी आज कंट्रोल कंप्लीट हो गई हैं, और इसके बाद की जो चीजें हैं वो फिर आगे कभी डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। आपके ये टॉपिक्स तो हो ही गए। मिलते हैं हम लोग मंडे को पॉलिटी की क्लास होगी, और मे बी फंडामेंटल राइट की क्लास होगी। तो पॉलिटी को हम लोग अपने सेम टाइमिंग पर मिलते हैं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।